गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। देखिए, दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स को हम यहाँ पर देख पाते हैं, जिनको हम करने वाले हैं केवल उसी न्यूज़पेपर से जिसमें भी उसको ज़्यादा डिटेल से बताया गया होगा। इसके अलावा जो डिफरेंट आर्टिकल यहाँ पर आते हैं उनको हम करने वाले हैं अलग से, सो दैट टाइम के रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स को भी आराम से कवर कर पाएंगे, जो भी यहाँ पर यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस रखते हैं, चाहे फिर वो सिलेबस मेंस में आता हो या फिर केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए हो। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँगी कि आर्टिकल हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है, सो दैट आप भी समझना शुरू कर दें कि हमें क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है पैनिक इन दिल्ली एज ओवर 150 स्कूल गेट्स बॉम्ब थ्रेट। देखिए, दिल्ली के अंदर यहाँ पर 150 से ज़्यादा ऐसे स्कूल थे जिनको बॉम्ब की यहाँ पर धमकियाँ आई कि उनके यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉम्ब से विस्फोट हो सकता है। अब वो धमकियाँ जो आई थी वो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ पर आई थी। वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि वर्चुअल पावर नेटवर्क जो होता है। अब वीपीएन से क्या किया गया कि ये जो नेटवर्क था ये इंडिया का ना हो के रशिया का लिया गया था। ऑल्दो हमें पता है कि ये जो जिसने भी ये थ्रेट दी है वो रशिया से नहीं है, बिकॉज जैसे क्यों वो दिल्ली के स्कूल्स में यहाँ पर थ्रेट देगा। ऐसा ही नहीं हो रहा है कि सिर्फ स्कूल को थ्रेट आ रही है, रेदर पिछले महीने से हम देख रहे हैं कि कभी किसी एयरपोर्ट के ऊपर बॉम्ब थ्रेट चला जाता है, कभी हम देखते हैं कहीं पे किसी असेंबली के अंदर बॉम्ब थ्रेट की यहाँ पर जा रही है, और अब स्कूल्स के ऊपर ये हुआ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हड़कंप जो था वो तो मचना ही था। बच्चों को आप देख पा रहे हैं एविक्यूएट किया गया, बाहर निकाला गया, उनके पेरेंट्स को समय से पहले फ़ोन किए गए, उनको बुलाया गया कि आप बच्चों को लेकर चले जाइए। अब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके दो कारण हैं। पहला कहाँ पे होगा, जीएस पेपर मेंस के अंदर हम देख सकते हैं। पहला हम देखेंगे इसको यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा पे सवाल उठ गया है कि ऐसे कैसे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी थ्रेट आ रही है, और अगर मान लीजिए ऐसा कोई हमला हो जाता है तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, तो पहले उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। दूसरा इसमें आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, कि डिजास्टर की तरह ही तो ये एक तरीके की यहाँ पर घटना हुई है ना, या होने के संकेत दिख रहे थे, तो उसको मैनेज करने के लिए आप पहले ही देख सकते हैं फायर सर्विसेज की यहाँ पर गाड़ी आई हुई है। क्यों आई हुई है कि इफ़ जो थ्रेट के अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई है, जो धमकी दी गई थी अगर उसमें सच्चाई है, तो यहाँ पर उसका मैनेजमेंट करने के लिए हमें पहले ही रेडी रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तीसरा हम इसको देख पाएंगे आईटी की तरफ से। देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नेटवर्क का फ़ायदा उठाया जा रहा है, यानी कि इंटरनेट का फ़ायदा उठा रहे हैं, वीपीएन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। इन्हीं वजहों के कारण से अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो साइबर अटैक हम देख सकते हैं, उसमें भी ये अगेन इंटरनल सिक्योरिटी का एक पार्ट है, लेकिन साइंस एंड टेक के अंदर भी एक जो आप नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देख पा रहे हैं वो देख सकते हैं। अब आप इस आर्टिकल को एज ए एनेक्डोट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पे भी ये सच्ची घटना है, हुई है किसी पेपर में। मान लीजिए ऐसे के अंदर आपके पास पूछा जाता है कि वाई दिस, कोई भी ऐसे का पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन उसका एक प्रोमिनेंट पार्ट ये कहता है कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्यों ज़रूरी होता है, तो उसमें आप एनेक्डोट की तरह इनका इस्तेमाल करके बता सकते हो कि कैसे हॉक्स यहाँ पर, यानी कि झूठी अफवाहें भी फैलाई जा रही है। अफवाह तो क्या, ये धमकी ही झूठी दी गई थी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट, उस दिन भी नहीं हुआ। बार बार ईमेल आए तो ऐसे आ रहे 10 मिनट के अंदर यहाँ पर बॉम्ब जो है वो फटने वाला है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति आई नहीं। खैर, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसरो फाइंड्स प्रूफ ऑफ इनहेंस पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस इन पोलर क्रिएटर ऑफ द मून। देखिए, हमें पहले ही पता है कि इसरो के अंदर, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑलरेडी वाटर के ऊपर चंद्रयान 1 के अंदर हमने देख लिया था कि क्या मिलता है, मून के ऊपर आइस हमें मिलती है। तो ये इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने इस बात का पता लगाया था। अब हम देखते हैं कि इंडिया का ही बोलना है कि जो पोलर क्रिएटर है, अब पोल क्या होते हैं, हम अर्थ को देखेंगे तो हमारी अर्थ जियोड शेप में हमें दिखाई देती है, बिल्कुल गोल नहीं होती है, जियोड होती है। जियोड का क्या मतलब होता है, अब आप किसी को भी अगर बोलेंगे जियोड तो उसका मतलब होगा अर्थ अलाइक, अर्थ जैसा है थोड़ा सा, ये उभरी हुई है, कहीं से थोड़ी, कहीं पे इसमें पहाड़ है, कहीं पे हम इसमें ओशन देख पाते हैं, राइट, तो इस तरीके की दिखाई दे रही है। इसी को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। वैसे तो हमने अर्थ को बहुत सारे पार्ट में बांटा हुआ है अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन जो ऊपर आप जाएंगे वो होता है नॉर्थ पोल, नीचे जब आते हैं तो साउथ पोल। अब ये क्या बन जाते हैं, पोलर रीजन बन जाता है। पोलर रीजन कुछ कारणों की वजह से है, क्योंकि दोनों ही रीजन्स के ऊपर बर्फ मिलती है। क्या मिलता है, फ्रीज्ड जोन, यानी कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ जोन है,
कोई भी गोल चीज़ है, यहाँ पर सन है, सन अगर ऐसे अपनी रेस छोड़ भी रहा है तो पोल्स के ऊपर इसकी रेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ पाती, इतनी गर्मी नहीं होती है, रेदर देन ट्रॉपिकल। अब ये ट्रॉपिकल किस चिड़िया का नाम है? देखिए अगेन अर्थ को बनाते हैं। अर्थ पे हमें पता है कि हमारा जीरो इक्वेटर से हमने काल्पनिक रेखा बना दी है अलग अलग कंट्रीज से होते हुए, ऐसा नहीं है कि वो रेखा है वहाँ पे, हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है जीरो डिग्री पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। अब ये हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज से होते हुए जाती है इक्वेटर की, इवन इंडिया से भी होती हुई, नहीं इंडिया से नहीं होती हुई आती है क्योंकि इंडिया कहाँ है? ऊपर हम नदर्न हेमिस्फेयर में देख पाते हैं। इंडिया से होते हुए जाती है यहाँ पर 23.5 डिग्री के ऊपर जो एक रेखा होती है जिसको मकर रेखा भी बोला जाता है यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। और नीचे जो होती है 23.5 डिग्री के ऊपर वो क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक मैं आपको बोल रही हूँ, ट्रॉपिक यानी कि रेखा का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस 23.5 डिग्री ऊपर से लेके 23.5 डिग्री नीचे तक इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो हमेशा अब आपके सामने कभी भी ये वर्ड आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेदर, कहीं भी आपका ट्रॉपिक्स जहाँ पे सामने लग जाता है उसका सीधा सीधा क्या मतलब हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की, यानी कि ये पूरा एरिया। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं क्योंकि तभी तो इसको ट्रॉपिक्स का एरिया बोला जा रहा है। पहला सिम्टम्स हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो सूर्य होता है उसकी लाइट डायरेक्टली पड़ती है। अब डायरेक्टली पड़ रही है यानी स्ट्रेट पड़ रही है तो ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ पर हमें गर्मी ज़्यादा दिखाई देगी, राइट, हम देख पाएंगे क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया, यहाँ पर हम अफ्रीका का भाग को देख पाएंगे, यहाँ पर हम साउथ अमेरिका के पोर्शन को देख पाएंगे। अब आप इन सारी कंट्रीज़ में कॉमन पॉइंट क्या पाते हैं? एक कॉमन पॉइंट इन सभी कंट्रीज में होता है हम सभी का ब्राउन कलर। तो इस ब्राउन कलर का क्या कारण होता है? क्योंकि ये क्या कर रही है? ट्रॉपिकल्स के बीच में यहाँ पर सन जो है वो ज़्यादा लाइट यहाँ पर डाल रहा है, जिसकी वजह से हम सबकी बॉडी के अंदर मेलानिन नाम का जो एक हार्मोन होता है, जो एक मिनरल बनता है, वो ज़्यादा बनता है सो दैट हमें सन से प्रोटेक्शन हो सके। अब हम इससे ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर क्या मिलती है हमें? यहाँ पर हमें मिलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब होता है ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। अब यहाँ पर आप यूरोप वगैरह के इसको देख पाएंगे, मेडिटेरियन सी यहाँ पर है, यूरोपियन क्लाइमेट होता है। रशियन जब थोड़ा ऊपर चला जाता है, रशिया का आधा जो क्लाइमेट है वो इसमें आ रहा है, आधा यहाँ पर फ्रीज जोन में भी आ जाता है। क्योंकि साइबेरिया को याद कीजिए, साइबेरिया कैसी एक जगह है? एक ऐसी जगह है साइबेरिया के अंदर जिसके अंदर गोबी डेजर्ट को भी हम देख पाते हैं यहाँ पर आस पास में, जो पूरा बर्फ से भरा हुआ रेगिस्तान है। रेगिस्तान सिर्फ मिट्टी से वाला रेगिस्तान नहीं होता है, रेदर यहाँ पर आइस का डेजर्ट भी होता है जहाँ पर ज़्यादा ठंड है। अब आप इसको समझ पाए होंगे पोल्स क्या होते हैं, इक्वेटर क्या होती है। क्योंकि एक थ्योरी ये भी बात करती है कि जो चांद की हम बात कर रहे हैं, जिस मून की हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में अर्थ से ही टूटा हुआ एक भाग है। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी इसके ऊपर भी, बिल्कुल ठीक बात है। अब हमारी जो ग्रेविटी फोर्स है वो क्या करती है? मून को अपने पास ही ऐसे राउंड करवाती रहती है। वो हमसे दूर जा रहा है, हालांकि हर साल मून थोड़ा थोड़ा इंचेस में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके दूर जा रहा है, लेकिन स्टिल अर्थ की जो पावर है वो क्या कर रही है? उसको अपने चारों तरफ यहाँ पर करवाती है, जिस वजह से हमें डे एंड नाइट का फिर फर्क जो है वो समझ में आता है। हमें मून दिखाई देता है रात के टाइम में, होता तो वो दिन में भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, इसी वजह से हम उसको दिन में नहीं देख पाते हैं। अब इसी मून को, जैसे मैंने आपको अर्थ से एग्जांपल दिए, वैसे ही हम इस मून के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देख पाएंगे, राइट। साउथ पोल तक आज तक मून के कोई पहुँच नहीं पाया है। अभी हमने कोशिश की थी कि इसका जो, क्योंकि हर टाइम ढका हुआ होता है, हमें कभी भी इसका ये पोर्शन दिखाई देता ही नहीं है, तो ये हर टाइम ढका हुआ है, शेडोड है, इस पर कभी लाइट नहीं आ पा रही है अर्थ की वजह से। फिर हम देखते हैं कि इस जोन के अंदर जो ये है, अभी रशिया भी यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है, चाइना इज ऑल्सो वर्किंग कि वो भी यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। जैसे इंडिया ने पहली बार जो है इसके आसपास में सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, हालांकि नोट एग्जैक्ट पॉइंट नोट ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल साउथ पोल पे करवा दिया, लेकिन चंद्रयान 2 के तहत हमने क्या किया है, 3 के साथ एक्चुअली में, कि हमने पूरी की पूरी कोशिश की और एक हमारा जो चंद्रयान 2 था वो फेल होने के बाद हमने 3rd अटेम्प्ट में सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर करवा ली। अब हमारा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
कि मिशन के अंदर जो गए हुए हैं, विक्रांत को भी हम यहाँ पर देख पाते हैं, वो सब यहाँ पर हिल रहे हैं, जा रहे हैं। सोइल उसको लेके आनी थी, कुछ दिनों का मिशन था, ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए यहाँ की मिट्टी में क्या मिलता है हमें। खैर फिलहाल आते हैं दोबारा से अब आज के आर्टिकल के ऊपर। इतना समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि वोटर आइस मिलती है। अब ये जो पोलर क्रिएटर है, पोल के ऊपर क्रिएटर बने हुए हैं। क्रिएटर वर्ड कहाँ से समझ में आता है, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल क्रिएटर शब्द आपके दिमाग में आते ही याद आएंगे वोल्केनो। बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोगों ने। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो को हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। हमें पता है कि जहाँ से ज्वालामुखी फटती है नीचे क्या होता है, बहुत सारा हम लावा को देख पाते हैं। ऊपर आने के बाद वो एक्चुअली नीचे वो मैग्मा होता है, ऊपर आने के बाद हम उसका नाम चेंज करके लावा रख देते हैं, क्योंकि लावा की तरह वो बाहर निकलता है। अब ये जहाँ से बाहर निकल रहा है एक ज्वालामुखी इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है, जिसके नीचे से बहुत सारी चीज़ें, ड्यून्स हैं, पता नहीं क्या क्या, ऊपर वो बढ़ रहा है, इधर से मैग्मा आ रहा है, और उसका मुंह जो होता है उसको क्रिएटर बोलते हैं, जहाँ से स्मोक बाहर निकलेगी, वाटर वेपर बाहर निकलते हैं। याद रखना है आप लोगों को, प्रीलिम्स में पहले भी सवाल आए हैं कि ज्वालामुखी के फटने से क्या क्या बाहर निकलता है। क्या पानी की जो बूंदें होती हैं वो भी बाहर आती है? बिल्कुल वो भी बाहर आती हैं। वाटर वेपर बाहर आता है, स्मोक बाहर आता है, बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं, ये सब निकलती है एटमॉस्फेयर के ऊपर। लेकिन नीचे क्या आ रहा है? नीचे अगर बहुत ही ज़्यादा 2-3 तरह के क्रिएटर बनते हैं। क्रिएटर जो होता है वो काफ़ी बड़ा माउथ है, तो क्रिएटर से क्या होता है, यहाँ पर नीचे लावा निकलकर बहने लग जाता है। ये हमारी ज्वालामुखी होती है, इसका क्रिएटर होता है। अब इसरो का ये मानना है कि ये पोलर के ऊपर पहले ज्वालामुखी थी, उसके ऊपर आइस होती थी, राइट, अभी भी आइस है, और इसके नीचे अगर हम जाएंगे ना तो जो पहले के क्रिएटर बने हुए हैं इनके अंदर वोटर होगा। क्यों होगा वोटर? क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज़ पाई है हमेशा कि कोई ग्लेशियर जो होता है वो पूरा बर्फ से जमा हुआ है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ क्या हो सकता है, वोटर हो सकता है। ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी फिजिकल ज्योग्राफी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आप इन सारे के सारे पॉइंट को इंटरलिंक कर पाएंगे। खैर अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए हुई। आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 में हमारे पास 7 सब्जेक्ट होते हैं, एक्चुअली सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। इसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके भी 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम एक टॉपिक देख पाते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स में जर्नल साइंस में और साइंस एंड टेक में आ ही जाता है। इसके अलावा आप इसको रेलिवेंट कर सकते हैं जीएस पेपर 1 से भी, क्योंकि वहाँ से कुछ कंसेप्ट हमने उठाए, वोल्केनिज्म को हमने उठाने की कोशिश करने की, यहाँ पर समझने की कोशिश की पूरी। इसके अलावा हम पोलर और इन सारी चीज़ों को समझ रहे थे। सो यही चीज़ है, ये जो पिक्चर ली गई है यहाँ पर, ये पिक्चर ली गई थी चंद्रयान 1 के द्वारा, जब वो यहाँ पर ट्रेन को मैप कर रहा था। 15 नवंबर 2008 में दिखाता है मून के पोलर रीजन को। तो 2008 में ही हमें सबसे पहले आइस का पता चला था कि मून के ऊपर क्या है, बर्फ होती है। अब हम अंदाजे लगा रहे हैं कि इसके नीचे जो ये, आप इनको गड्ढों की तरह भी बोल सकते हो, कि ये जो हॉल्स है, क्रिएटर है, जहाँ पर पहले वोल्केनोज होते थे जो कभी फटे होंगे, वहाँ पर क्या होता है, वह पानी इनके अंदर होगा। हमारे तालाब भी क्या होते हैं, कुछ इस तरीके का सबड्यूड पार्ट होते हैं, यानी कि सबमर्ज का क्या मतलब है कि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठा हुआ है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहता है, राइट, दिस इज वाटर। ये था यहाँ पर ये कंसेप्ट। अब हम अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ही जा रहे हैं जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर फिर से ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेस यहाँ पर टॉपिक के अंदर। स्पेस के अंदर भी और वैसे भी जर्नल साइंस के लिए इसके 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो जर्नल साइंस में हम पहले देखेंगे, क्योंकि जर्नल साइंस कहाँ पर आती है, हैशटैग प्रीलिम्स के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पूछी जाती है, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है क्वार्क्स की। क्वार्क्स क्या होते हैं, आपने हो सकता है सुना हुआ हो, आपने हो सकता है अभी तक कभी पहले इसको ना सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। क्वार्क्स को आज हमें समझना है, और क्वार्क्स को भी समझना है रिलेशन करके कुछ स्टार्स के साथ में। अब क्वार्क कोई एक चीज़ है जिसका हमें संबंध समझना है किसी तारे के साथ में। हमारे जो सोलर सिस्टम है
उसके अंदर हमें प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, कुछ स्टार्स दिखाई देते हैं। प्लैनेट में हमारे दो तरीके के प्लैनेट होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल और जो प्लैनेट होते हैं वो, और जिसको हम जोवियन भी बोल देते हैं, दूसरे होते हैं गैशियस प्लैनेट। अब गैशियस के अंदर आते हैं 4 प्लैनेट, कौन कौन से आएंगे हम देख पाएंगे। यहाँ पर जुपिटर जो होता है वो गैशियस है, सेप्चून यहाँ पर गैशियस है, नेपच्यून यहाँ पर है, ये सारे के सारे गैशियस होते हैं। अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की तो मार्स वगैरह को हम देख पाएंगे, यहाँ पर वीनस को देख पाएंगे, मर्करी इटसेल्फ इज, फिर हम अर्थ को देख पाएंगे। तो ये जो यहाँ पर प्लैनेट है ये होते हैं टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये जमीन वाले हैं। दूसरे जो प्लैनेट है ये कैसे हैं, गैस से बने हुए गैस के गोले हैं। इन सब के अलावा वैसे तो स्पेस में इतना कुछ है कि समझने बैठे तो शायद अभी तक साइंटिस्ट ही नहीं समझ पाए हैं, अभी तक स्पेस जो एक्सप्लोरर है वही उसको नहीं समझ पाए हैं। इवन अब हमें समझ में आया कि 99% तो स्पेस का ऐसा एरिया है जो यहाँ पर लाइट के साथ रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, रिएक्ट ही नहीं करता। तो हमें आज तक पता ही नहीं है कि 99% स्पेस के अंदर एक्चुअली में है क्या। लेकिन जो 1% है और उसके भी बहुत सारे भाग है, उसमें एस्ट्रॉयड हमें दिखाई देते हैं, हमें अलग अलग स्टार के फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देती है, हमें कहीं पे अलग सोलर पैनल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, हम सन को पढ़ पा रहे हैं, सन से भी बड़े बड़े जो स्टार हैं जो अर्थ के नज़दीक है हम उनको पढ़ पा रहे हैं। लेकिन सन इटसेल्फ इज ए स्टार, राइट। हमने 3 तरीके के हमने अपने सोलर सिस्टम से ही एग्जांपल लिए। पहले हमने समझा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं, फिर हमने समझा गैशियस प्लैनेट क्या होते हैं, फिर हम आ गए स्टार पे। तो स्टार में हमारे पास जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार है वो क्या है, सन है। इससे बड़े भी स्टार हैं लेकिन वो हमसे क्योंकि थोड़े दूर हैं तो इस वजह से हमें वो सन जितने बड़े दिखाई नहीं देते हैं। खैर, अब ये समझने के बाद हमें इन दोनों के बीच का क्या समझना है, रिलेशन समझना है, रिश्ता समझना है। लेकिन उससे पहले जरा ये तो समझ ले कि क्वार्क्स खुद में होते क्या हैं, व्हाट आर दिस क्वार्क्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो क्वार्क्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल जीवन में आना पड़ेगा। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, एक बार अपनी बॉडी को ज़रा देखिए। आप अपने हाथों को देख पा रहे होंगे अगर नोट मेकिंग फ़िलहाल कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपने शरीर के साथ में हैं, राइट। अब आपकी जो ये बॉडी है ये अलग अलग एटम यानी कि सेल से बनी होती है। सबसे पहले हम थोड़ी और छोटी इकाई पे जाएंगे जो कि क्या होती है, सेल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। अब सेल जो बना हुआ है वो भी अलग अलग न्यूक्लियस उसके अंदर होती है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे छोटी जो ब्रांच होती है मैटर की वो क्या है, एटम। हर चीज़ छोटे से छोटा बना हुआ है अणु से। ये हमारी कुछ समय पहले तक की क्या थी, हमारी पूरी की पूरी समझ थी कि सबसे छोटी जो इकाई है इस पूरे के पूरे स्पेस के अंदर, इस पूरे के पूरे जो हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर वो क्या होती है, एटम होती है। लेकिन 1750s में इससे ज़्यादा भी रिसर्च हुई, हमने एटम को भी तोड़ने की कोशिश की कि क्या एटम किस चीज़ से बना हुआ है। अब जब हम एटम यानी कि हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अणु, जब हम अणु को तोड़ते हैं तो इसमें से भी हमें 3 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर हम 2 यहाँ पर पॉइंट्स को देख पाएंगे, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और इसके बाहर हमें दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी एटम के अंदर भी 3 अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं। अब इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, लेकिन जब हम और छोटी इकाई पे गए तो हमें समझ में आया कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर भी हमें कुछ और छोटा मिल सकता है, और उस छोटे ग्रुप को बोला जाता है क्वार्क। अब वैसे तो ये क्वार्क होना चाहिए अगर ये एक हो, लेकिन ये एक नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर भी ये कितने होते हैं, ग्रुप्स में हमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। हमेशा इनको आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं है, ये सॉलिडिटी को पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, क्लैम्प्स बनाते हैं अपने, और उसमें ये हमें 2 से 3 के ग्रुप में मिलते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। अब ये जो क्वार्क्स होते हैं इस न्यूट्रॉन के अंदर, ये भी हमें 6 प्रकार के दिखाई देते हैं। 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स आर देयर। पहले होते हैं जिनका नाम यहाँ पर रखा गया है चाम, चाम के अंदर कैटेगरी के अंदर इनको रखा गया। दूसरे का नाम है स्ट्रिंज, थर्ड यहाँ पर होते हैं बॉटम, फोर्थ कौन होगा, टॉप,
5th यहाँ पर होते हैं अप और 6th यहाँ पर होगा डाउन। तो 6 प्रकार के ये हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग इनके कलर्स होते हैं। अगर हम इनको बहुत ही अच्छे से एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके रख के देखें, अलग अलग कैटेगरीज में रखने का भी इसी वजह से कारण है, क्योंकि आप सोच के देखिए कोई चीज़ आपको सिमिलर लग रही है, लेकिन वो सिमिलर होने के बावजूद भी काम उसके कुछ अलग अलग है। कोई न्यूट्रल है बिल्कुल, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही नहीं है। फिर हम देख पाते हैं कोई ज़्यादा ही चार्मिंग है, इस वजह से उसको चार्म के अंदर देखा जाएगा। कोई स्ट्रेंज कैटेगरी में आता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका मतलब बेसिकली ये है क्यों यहाँ पे, राइट। तो ये है क्वार्क्स। आई होप अब आप लोग इतने आसानी से इसको समझ पाए होंगे कि क्वार्क क्या है, तारे क्या है। हमने दोनों चीज़ों को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इनके रिश्ते के ऊपर। फिलहाल के लिए देखा जाए तो देखिए, जो टेंशन होती है एवरी स्टार, एक स्टार क्या होता है, एक ग्लोब ऑफ मैटर की तरह हम उसको देख सकते हैं। यानी कि चलिए एग्जांपल लेते हैं सन का ही। यहाँ पर सन को आप देखेंगे तो ग्लोब ऑफ मैटर है, उसमें बहुत सारा मैटर आपको दिखाई देता है। हमें सन की अलग अलग लेयर्स का पता है, जैसे धरती को हम अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, पहले हमारी होती है सबसे ऊपर होती है क्रस्ट होती है, उसके बाद हम जाएंगे तो और नीचे जाकर यहाँ पर मेंटल को बांट देंगे। मेंटल को भी 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो अपर जो हमारा कोर है या फिर आउटर जो कोर होता है उसमें अर्थ को बांटेंगे, और लास्ट में हमें मिलता है इनर कोर, राइट। इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही सन की भी अलग अलग लेयर है। सबसे ऊपर क्या लेयर होती है, कोरोना होती है। कोरोना मतलब कि जो बाहर से हमें दिखाई दे रही है, इससे ऊपर क्या हो रहा है, इसके बाद का जो एरिया है वो हमें दिखाई नहीं देता है। अब कोरोना की जहाँ हम बात करें तो कोरोना एक्चुअली में वो लाइट्स के पार्टिकल हैं जो दिखाई दे रहे हैं, राइट। उसके बाद वहीं से हमें जो स्ट्रॉम होते हैं, जो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे जो अलग अलग लूज आती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आते हैं सन से, हीट से निकलकर, उसको हम कोरोना की कैटेगरी में रख देते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो हम देख पाते हैं कि सन का एक कोर भी होगा। उसके बाद कोरोना के बाद ही अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ज़रा एक बार सन की उसको बनाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाने की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सन के स्ट्रक्चर के लिए हमने एक डायग्राम बनाने की अभी सोचा है। तो ये मान लीजिए हम देखते हैं सन को यहाँ पर। अब सन के अंदर हम सबसे पहले पाते हैं कोरोना को, जिसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकें। दूसरी जो इसकी लेयर होती है वो होती है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के बाद जब हम नीचे चलते हैं तो हमें मिलती है एक छोटी सी लेयर। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, इस लेयर को हम बोलेंगे फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर के बाद में हम फिर नीचे जाएंगे, जिसमें हमें एक ऐसा जोन दिखाई देगा जिसको हम नाम देना चाहेंगे यहाँ पर कन्वेंशन जोन। उसके अगर अंदर आप फिर से जाएंगे, सन को हम एक बॉल की तरह काट रहे हैं। आपने कभी क्रिकेट खेला होगा, छोटी सी बॉल की तरह आप उसको काटेंगे तो अलग अलग हमें परत दर परत दिखाई देती है। उसके नीचे वाली जो हमें परत दिखाई देती है वो दिखाई देती है रेडिएटिव जोन की। और एट द एंड सबसे लास्ट में जो हमें मिलेगा, जो सबसे अंदर मिलेगा, जो हर किसी प्लेनेट अर्थ पे भी हमने देखा, वो होता है कोर, यानी कि पूरा का पूरा उसका जो कोर क्या है। अब जो हमने लेयर समझी है सन की, तो सन एक ऐसा प्लेनेट है जो कि हम देखते हैं कि प्रोमिनेंस है। यहाँ पर जो कोरोना हम बात करें या क्रोमोस्फेयर की जो बात करें, यहाँ पर फ्लेयर्स निकलते हैं, कोरोनल होल हो जाते हैं। सन के ऊपर अलग अलग स्पॉट होते हैं। अब ये जो स्पॉट होते हैं, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था कि सन के ऊपर जो ये निशान है, क्या ये इसी वजह से पड़ गए हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, या सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका ये है। तो कैसा इलाका जिसकी वजह से सन के ऊपर यहाँ पर स्पॉट पड़ गए, तो हमें समझ में आता है कि ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है। यहाँ पर जो है लावा वगैरह बहुत ज़्यादा बन गया, इसी वजह से ये क्या है, स्पॉट हमें दिखाई देते हैं, यानी कि धब्बे दिखाई देते हैं। तो जो चांद के ऊपर धब्बों की बात होती है ना, वो एक्चुअली में सूरज के ऊपर भी होती है। फ़र्क बस इतना सा है कि आप यहाँ से बैठ के सूरज की रोशनी इतनी तेज़ है कि उनको देख नहीं पाते हैं, चांद के हमें ईजिली दिखाई देते हैं। खैर, अभी के लिए अगर हम बात करें तो सन स्पॉट से आगे निकलते हैं और सन को समझते हैं कि सन जो है ये क्या है,
अलग अलग इसके अंदर पावर्स हैं। अब किसी भी तारे को बैलेंस में रखने के लिए दो पावर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। सबसे पहली पावर या फोर्स क्या होती है, उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की जो फोर्स है वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसी के कंपैरिजन में हमारे पास दूसरी फोर्स होती है, वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ पर रेडिएटिव जोन की बात हो रही थी, राइट। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स भी होती है जो कि एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है। जब हमें कोई फ्यूजन रिएक्शन कराना है, इसके कोर के अंदर जब कोई फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, एक दूसरे से ये अलग हो रहे हैं दो चार चीज़ें। देखिए सूरज के अंदर इतनी गर्मी क्यों है, सोच के देखिए। क्योंकि सूरज के अंदर हमें हीलियम गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है, हीलियम हमें मिलते हैं, और भी गैसेज होती हैं। लेकिन ये जो गर्मी निकल रही है ना, ये जो हीट निकल रही है, ये निकलती है फ्यूज़न से। अब फ्यूज़न क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक तरीके से ऐसे दिखाई दे रही थी। अब ये क्या करेंगे, फिजन एंड फ्यूज़न, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है फिजन, एक दूसरे में मिल जाना, दूसरा होता है फ्यूज़न, एक दूसरे से हट जाना। पहले ये मिली हुई थी तो फ्यूज़न में थी। अब फ्यूज़न में क्या होगा कि ये दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी। हमें पता है जब भी आप किसी दो चीज़ों को ब्रेक करते हो या हटाते हो तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन तो निकलेगा ना। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज होना, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट की, यानी गर्मी की फॉर्म के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। हम ऐसे ही देखते हैं, हीलियम और जो हाइड्रोजन के गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो लगातार एक दूसरे से बनते हैं, चिपकते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर रिएक्ट करते रहते हैं। इसी वजह से लगातार यहाँ पर सन में क्या हो रही है, हीट जनरेट होती रहती है। फिलहाल के लिए अब हम पूरा का पूरा इसको समझ रहे हैं। अब आप समझ के आए कि क्वार्क्स का यहाँ पर क्या रोल है। अभी तक तो ये अलग अलग काम कर रहे हैं। क्वार्क्स क्या है, एटम के अंदर है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स पाए जाते हैं। सन जो है वो अलग अलग मैटर से बना हुआ है, ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ में मैटर तो है ही, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। तो उसके साथ में इनका क्या संबंध है। अब अगर हम इस पे आए तो हमें समझना होगा कि एक तारा बनता कैसे है। देखिए जब एक तारा बनता है ना, जब मटेरियल साथ में आता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो उसमें फ्यूज, न्यूक्लियर फिजन, ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। इवेंचुअली अगर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लग जाती है, मान लीजिए ग्रेविटी कम हो गई है, न्यूक्लियर फिजन कम हो गया है और जो फ्यूज़न हो रहा था वो भी कम हो गया, तो तारा क्या हो जाएगा, एट द एंड में जाकर डाई कर जाएगा, मर जाएगा, डेथ हो जाती है किसी स्टार की। तो ये जो डेथ हो रही है, अब आप इसको समझिए, बार बार मेरे साथ इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। गारंटी से कह सकती हूँ कि ऐसा प्रीलिम्स में या मेंस में जरूर इससे सवाल आपका आ सकता है, बिल्कुल गारंटी से मैं ये बात बोल सकती हूँ। तो खैर अब हम देखते हैं कि किसी क्या यहाँ पर तारों की भी डेथ होती है, बिल्कुल सही, स्टार्स की भी डेथ होती है। तो क्या सन विच इज इटसेल्फ इज अ स्टार कैन ऑल्सो डाई, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारा सन है वो जो खुद में एक तारा है, वो भी यहाँ पर कुछ समय के बाद में जब इसका फ्यूजन कमज़ोर होगा, जब इसकी गैसें जो बार बार हो रही हैं वो कमज़ोर होने लगेंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके मौत को तो समझ चुके हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं। जब हम साइंटिस्ट के पास में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि तारे अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, टू मच हैवी हो जाए, तो बन जाते हैं ब्लैक होल। अगर वो तारा यहाँ पर डाई होने के बाद में कुछ लाइट होता है, ज़्यादा नहीं है, तो वो बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार, यानी कि ड्वार्फ स्टार भी बोल सकते हैं। जैसे प्लूटो जो है उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। बड़े कोइंसिडेंट की बात है कि यहाँ पर 2008 में ही, अभी इसरो वाला हमने आर्टिकल किया, और 2008 में ही हम देखते हैं कि प्लूटो को भी यहाँ पर क्या किया गया था, एज अ ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था, जो कि पहले हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट होता था, उसको एज अ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन अब हमें समझ में आता है कि साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया कि जो सन 20 गुना ज़्यादा अगर और ज़्यादा बड़ा होता अपने साइज से, तो ये क्या हो जाता, कलेप्स हो जाता एक ब्लैक होल के अंदर जब इसकी डेथ होती। अगर ये छोटा होता, फॉर एग्जांपल ये जो इतना हैवियर है, अभी जितनी इसकी हैवी, मैसिव का क्या मतलब होता है, साइज में बड़ा होना, हैवी का क्या मतलब होता है कि भारी होना। अगर ये 8 गुना ज़्यादा हैवियर होता तो ये क्या बन जाता, एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता आफ्टर इट्स डेथ। तो डेथ के बाद में ये स्टार बन रहे हैं। लेकिन सन क्यों बना है अभी, देखिए सन जो अभी बना हुआ है ना, तो अब क्योंकि इसकी पोजीशन ये है, ये हैवी नहीं है, तो अब ये बन जाता है एक
क्वार्क स्टार, क्वार्क से यानी कि बना हुआ। तो जो क्वार्क मैटर के अंदर हम जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक जो न्यूट्रॉन होता है किसी स्टार का, अब स्टार के अंदर भी न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स के अंदर भी क्या होगा, क्वार्क्स होंगे। तो जो एक न्यूट्रॉन है किसी तारे के अंदर, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है जिसमें जो कोर होता है, पूरे के पूरे जो फ्यूजन कर रहे हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली कोई चार्ज होता है इलेक्ट्रोरल, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। फिर प्रोटॉन को हम देख पाते हैं जो कि क्या होते हैं, नेगेटिवली होते हैं। कुछ यहाँ पर न्यूट्रल चार्ज होते हैं। तो ये जो चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का, जब ये टकराएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से कुछ ना कुछ यहाँ पर जनरेट करेंगे। आपने देखा होगा कि अपने रिमोट को कभी खोलिएगा, एसी वगैरह है, किसी भी चीज़ का, टीवी का, उसमें आप देख पाएंगे कि एक पॉजिटिव का निशान होता है, एक नेगेटिव का निशान होता है। आपको जो सेल होते हैं उसके पॉजिटिव के निशान को जो वहाँ पर नेगेटिव का निशान होता है उससे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, और उसी के बाद में उसमें पावर आती है, उसी के बाद में वो चीज़ काम कर पाती है, राइट। तो इस चीज़ से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फ्यूज़न जो हो रहा है वो यहाँ पर प्रोटॉन्स की वजह से हो रहा है, और यही क्या कर रहे हैं, किसी तारे को स्ट्रेंथ दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैटर जो है न्यूट्रॉन स्टार के अंदर वो काफ़ी डेंस होता है। और इसी के अलावा हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो रिसर्च है अब इसी चीज़ को और गहराई में समझने के लिए की जा रही है, जो कि दिसंबर 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की के द्वारा एक जर्नल के अंदर भी छापी गई, नेचर कम्युनिकेशन। और उसमें उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं उनके अंदर 80 से 90% तक चांस होता है कि वो किसी क्वार्क मैटर से बने हुए होते हैं। तो इसको साबित करने के लिए रिसर्चर की जो टीम है, जो एस्ट्रोफिजिकल है, उन्होंने क्या किया, एक थ्योरेटिकल एब इनिशिएटिव किया। एब इनिशिएटिव क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे आप लोग वर्ड्स को पढ़ पाएंगे, जैसे सुओ मोटो हो गया, पॉलिटी में आप लोगों ने इस वर्ड को पढ़ा होगा, यानी कि खुद से, बाय सेल्फ, कोर्ट कोई भी कुछ करना चाहता है, सुओ मोटो, खुद से कोई स्टेप लेके कर सकता है। तो ये क्या है, लेटिन से बने हुए शब्द हैं जो आज भी हमारी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। तो अब इनिशियो का क्या मतलब हो गया, फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्क्रैच से कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर की जा रही है। साइंटिस्ट कंप्यूटर के कुछ मॉडल बना रहे हैं, सुपर कंप्यूटर के साथ में रिसर्च कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि जो हम समझे हैं एग्जैक्टली के अंदर जो क्वार्क मैटर है उसकी क्या एग्जैक्टली यहाँ पर फॉर्म होती है, तो क्या ज़रूरत होती है क्वार्क्स की। तो एक पॉपुलर वे जो इसको कैलकुलेट करने का रहा है अभी तक, या किसी भी मटेरियल को जो कैलकुलेट हम करते हैं तो वो इक्वेशन से किया जाता है। आपने मैथ के अंदर इक्वेशंस को पढ़ा होगा, फॉर्मूलाज को पढ़ा होगा। अब इनको किसी मटेरियल को समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमें इक्वेशन करनी पड़ती है। उनमें हम देखते हैं जैसे सबसे पहले जो इक्वेशन की जाती है यहाँ पर, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स को समझा जाता है, वो किससे समझा जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जटिल है, समझा जाता है टोलमान ओपनहाइमर वॉल्क ऑफ इक्वेशन। अब ओपनहाइमर का आपको पता है, एटम्स के बारे में सबसे पहले वो लेकर आए थे हमें, एटॉमिक बॉम्ब उनके द्वारा क्रिएट यहाँ पर किया गया था। तो उन्हीं के नाम से अब उसी एटम के अंदर मिलने वाले न्यूट्रॉन्स को समझने के लिए एक इक्वेशन बनाई गई। फिजिक्स जो है वो काफ़ी रिच ट्रेडिशन होता है कि वो ऐसे क्वर्की नेम दे देते हैं चीज़ों को, फिजिक्स की जब फाइंड होती हैं। तो जो ये क्वार्क्स का नाम है, ये भी जो हमें हमने इसका बताया कि इसके अंदर 6 तरीके के फ्लेवर्स हैं, जिनको चार्म, स्ट्रेंथ, सब कुछ कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे ये खुद का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो नाम इनको दिया गया था, ये दिया गया था फिजिसिस्ट मूरे गलमान के द्वारा, जो कि इन पार्टिकल्स को पढ़ रहे थे, और उन्होंने इसके बारे में लिखा भी था, फिंगियन वेंग के बारे में। खैर, आई होप इतना सब समझने के बाद में अब आप इनका रिलेशन समझ चुके हैं, क्वार्क्स खुद में क्या है ये समझ चुके हैं, सन्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं। तो काफ़ी आपका अच्छा खासा एक रिवीजन यहाँ से हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है द रॉन्ग वे टू फाइट इनइक्वालिटी। ये आर्टिकल 2 तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हो जाता है जीएस पेपर 2 में हम देखेंगे सोशल जस्टिस आता है, जहाँ पर हमें क्या करना है, समाज के अंदर न्याय लेकर आना है। और इनइक्वालिटी, जहाँ पर इनइक्वालिटी है, जहाँ पर असमानता है, वहाँ पर क्या हो सकता है कि समाज के अंदर न्याय तो दिखाई नहीं दे रहा है, इक्वालिटी तो दिखाई नहीं दे रही है, जो कि हमारा इवन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग कि हमें क्या करेंगे, लोगों को इकोनॉमिक लिबर्टी दी जाएगी, जस्टिस दिया जाएगा। लिबर्टी क्या होती है, आज़ादी देना, फ्रीडम देना।
अब हम देखते हैं कि गलत तरीके से फाइट की जा रही है इनइक्वालिटी को। ये कहाँ से उठ के आया उसको मैं बाद में आपको समझाती हूँ। फिलहाल के लिए दूसरा इंपॉर्टेंस इसकी कहाँ है, तो देखते हैं सिलेबस में यूपीएससी में पेपर नंबर 3 के अंदर इकोनॉमी का पेपर होता है, राइट। तो उस इकोनॉमी के सब्जेक्ट के अंदर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ना होता है, में इनइक्वालिटी या फिर जो टैक्सेस वगैरह है उनको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर असमानता को लड़ने के लिए कुछ डिबेट्स आ रही हैं लगातार गवर्नमेंट की तरफ से। अभी क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, पॉलिटिकल लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन से बता दूं तो चलिए स्टेटिक थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। लोकसभा के इलेक्शन हमें पता है कि 546 यहाँ पर सीट है, वैसे टोटल कितनी सीट है 552 है, लेकिन अभी फिलहाल 445-46 के लिए यहाँ पर मेंबर्स जो है वो लड़ रहे हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि लोकसभा की जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद में यहाँ पर लोकसभा खत्म हो जानी चाहिए, दोबारा री इलेक्ट होना होता है। तो यही है, लोकसभा है क्या, तो पार्लियामेंट का हिस्सा है। उस पार्लियामेंट का जो कि इंडियन पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट है। एक होता है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, अपर हाउस भी बोल सकते हैं आप इसको। दूसरा होता है लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, और तीसरे यहाँ पर खुद में हमारे जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट वो होते हैं। इलेक्शन जब करवाया जाता है तो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पर एक्चुअली के अंदर एक सेंट्रल यानी यूनियन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जो कि यहाँ पर जो लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यसभा के तो नहीं एक्चुअली में, इनके क्या कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं प्रेसिडेंट वगैरह सबके। दूसरे यहाँ पर जो स्टेट्स होती हैं उनके इलेक्शन भी कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इसी तरह हमारे यहाँ पर एक दूसरा इलेक्शन कमीशन है जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जगह स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये हर स्टेट के पास खुद का होता है। तो आपके पास सवाल आना चाहिए, मैम आप कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट्स के इलेक्शन कराता है, तो ये स्टेट का इलेक्शन कमीशन फिर क्या काम कर रहा है, ये किसके इलेक्शन करवा रहा है, ये इलेक्शन कराता है आपके पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के। तो यहीं पर आपसे फंसाने के लिए प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा वो स्टेट्स के इलेक्शन करवाएगा। स्टेट में रहते हुए तो ऐसा नहीं होता है। पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज है उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है। फिलहाल अब हम इस आर्टिकल के ऊपर शुरुआत करते हैं। आर्टिकल जो है बात कर रहा है इनइक्वालिटी की, असमानता की। हम देखते हैं कि ये आर्टिकल लिखा गया है प्रशांत पेरुवम जे के द्वारा, और ये कहते हैं कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है थॉमस पिकेटी नाम के। अब जो ये फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट है यानी अर्थशास्त्री है, फ्रांस के ये हैं, इन्होंने कुछ अपने अलग दूसरे जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उनके साथ में मिलकर एक रिसर्च करने की कोशिश की है, और वो कोशिश की है इंडिया की इनइक्वालिटी के ऊपर। अब इसको समझने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023, यानी कि इतने सालों पर इन्होंने पूरे तरीके से रिसर्च की है, और उसके बाद में ये बता रहे हैं कि इनकम और जो वेल्थ है, इनकम क्या होती है, कमाई, वेल्थ क्या होती है, संपदा, धन। तो ये दोनों चीज़ों के अंदर जो असमानता है इंडिया में वो कैसे आई। इनकी बुक का जो टाइटल अभी खत्म नहीं हुआ, इनकी बुक का दूसरा नाम है द राइज ऑफ बिलियनियर राज, यानी कि बिलियनियर जो होते हैं, बिलियनियर कौन होते हैं, जिनके पास 1 बिलियन से ज़्यादा क्या हो जाता है, धन हो जाता है। 1 बिलियन का क्या मतलब है, 100 करोड़ रुपए यहाँ पर जिसके पास ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम कभी पढ़ते थे ब्रिटिश राज को, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूपीएससी में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। उसके अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि कैसे 18th सेंचुरी के आते आते जो कंपनी यहाँ पर आई थी, एज एन मे बी पोर्तुगीज़ यहाँ पर आए थे, फिर उसके बाद हम देखते हैं डच आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश आते हैं, देन हम देख पाते हैं डेन्स को, और फिर आते हैं फ्रेंच। तो क्या बन जाते हैं, ये अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पर क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन धीरे 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 पोर्तुगीज़ यहाँ से हट जाते हैं, थोड़े 1-2 एरिया में रहकर, क्योंकि उनके वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी, वो वहाँ पर रहने लगे थे, उन्होंने उस लैंड को खरीद लिया था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो इंग्लिश तीसरे नंबर पर आए थे वो क्या करने लग जाते हैं, वो पॉलिटिकल स्फेयर में भी आ जाते हैं, और यहाँ पर 200 सालों तक, या फिर हम बोल सकते हैं 150 सालों तक क्या करते हैं, राज करते हैं इंडिया के ऊपर। तो वो था ब्रिटिश राज। अब समय चल रहा है बिलियनियर राज का, यानी कि बिलियनियर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राज कर रहे हैं। अब ये जो पिकेटी, थॉमस पिकेटी है, और उनके जो को-ऑथर है, उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि आज की जो इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी है, आज की जो इंडिया के अंदर असमानता है, वो इतनी खराब है कि उतनी तो यहाँ पर ब्रिटिश जब कॉलोनियल रूल में आए थे उस समय पर भी नहीं होती थी।
तो ये कितनी बड़ी बात है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, आज तक भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजों को गालियां देते हैं। कारण क्या बनाते हैं कि वो प्रॉफिट के लिए यहाँ के लोगों पर शोषण करते थे। लेकिन आज के समय में जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, वो उनके समय से भी एक्चुअली में ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है चलिए समझ लेते हैं। हमें समझ में आता है कि 2022 के आंकड़ों को अगर हम देखें, जो कि यहाँ पर छापे गए थे, वर्ल्ड जो कि बैंक है, वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर एक लैब है, इनइक्वालिटी लैब की अकॉर्डिंग रिपोर्ट आती है, उसके तहत हमें समझ में आता है कि 2022 में जो 1% इंडियन है, टोटल इंडियन कितने हैं हमें पता है 140 करोड़ यहाँ पर लगभग आबादी जाने वाली है। टोटल हमें नहीं पता है, 2011 में लास्ट हमारी सेंसस हुई थी, तो उस समय पे हमें पता था कि कितने थे, 121 करोड़ थे, राइट। अब ये बढ़ चुके हैं काफ़ी मात्रा में। तो इनमें से जो 1% यहाँ पर इंडियंस आते हैं, 1% इंडियंस यहाँ पर जो आ रहे हैं, वो क्या, उनके पास 40% तो वेल्थ है, यानी कि जो टोटल किसी के पास धन होता है, संपदा होती है, वो उनके पास 40% है टोटल वेल्थ जितनी पूरे इंडिया के पास है उसकी। और वो 22.6% टोटल इनकम अभी भी कमाते हैं, यानी कि 22% उनकी क्या है, जितनी पूरे भारत मिलकर कमाई आ रही है उसका 22%, ये 1% लोग ही कमा रहे हैं। अब हम देखेंगे टॉप के 10% की, यानी कि हमने क्या किया, 10% लोगों को ले लिया। अब जो टॉप 10% है वो 65% जितना भी टोटल धन है भारत का वो उनके पास है, वेल्थ उनके पास है, और वो अभी भी 57.7% तक की जो कमाई होती है, इनकम होती है, वो कमा रहे हैं। तो 10% है, लेकिन आप देखिए 65%, 57% तक का इनका आंकड़ा, तो बहुत ही बड़ा ये बात हो जाती है। फिर हम देखते हैं बॉटम 50% को। अभी तक हमने ऊपर वाले 11% को देख लिया, अब हम नीचे वाले 50% को देखेंगे। ये जो बॉटम 50% है, ये केवल इनके पास, एक तो पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेल्थ की, तो देख पाएंगे कि केवल इनके पास क्या है, 10% ही तो वेल्थ है। दूसरा जो ये कमाई कर रहे हैं वो केवल 6.4% है, तो 50% लोग हैं लेकिन कमाई ये कर रहे हैं 6.4% की। आई होप आप इनको रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे ही आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर हम 100 लोगों को देखते हैं, मैं इजी बनाने की कोशिश करती हूँ। 100 लोगों में से एक तो ऐसा लोग है, एक तो ऐसा आदमी है जो कि 1% अमीर है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या यहाँ पर 22% उसने क्या ले लिया, कमाई ले ली। तो अगर हम 100 रुपये ही कमा रहे थे पूरे के पूरे टोटल, तो उसमें से 100 ही रुपये हैं हमारे पास में कमाई के लिए, 100 ही हमारी वेल्थ है और 100 ही लोग हैं। इस 100 वेल्थ में से हम देखते हैं कि 40 रुपये तो इसके पास वैसे ही है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी कितने की है, 40 की है। फिर हम देखते हैं कि इसके पास 22 रुपये इनकम के भी हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, कमा पा रहा है इतना ज़्यादा, तो 66 के अराउंड ले गया। दूसरे जो 10 लोग हैं, 100 में से और 10 लोग हैं, जिनको अगर हम इनके साथ में भी मिला देते, क्योंकि अब ये 1% तो इन्हीं 10% में से निकल कर आएगा ना, क्योंकि टॉप 10 की बात करें, तो इसको अगर हम मिला देते हैं तो अब इनके पास जो टोटल पैसे हो जा रहे हैं, वेल्थ जो हो जा रही है, वो हम देखते हैं 60% की यहाँ पर और 60.4% की। और हम देख रहे हैं ये जो कमा पा रहे हैं 65% ये इनकी वेल्थ है और कमा रहे हैं फिलहाल 57.7 रुपये। तो टोटल हम देख पाएंगे कि वेल्थ में से 65 रुपये ऑलरेडी 10% के पास जा चुके हैं, यानी 10 लोगों के पास ही चले गए हैं। 90 लोग अभी भी बचे हुए हैं, 90 लोगों में से अब उनके पास बचा कितना, तो उनके पास तो केवल 35 रुपये बचे। और 35 रुपये में से इनमें से भी जब हम नीचे के 50 लोगों को लेके आते हैं, ऊपर के 40 मिडिल क्लास को हमने छोड़ दिया, अब जो 50 लोग बचे हुए हैं, अभी आप ये पॉपुलेशन के साथ लगा के देखिए कि हमारी जितनी पॉपुलेशन उसके 50 जो बचे हुए हैं, अब उनसे अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि इनके पास एक तो धन के नाम पे 10 ही रुपये है, यानी इनकी जमीन जायदाद हर चीज़ जो भी मिला के इनके पास 10 रुपये आते हैं। दूसरी बात ये कमा पाते हैं 6.4 रुपये, तो ये जो 100 रुपये में से 6.4 है ये मिल रहे हैं 50 लोगों को, राइट। और जो ये बचे हुए 100 रुपये थे इसमें से 10 लोगों को मिल रहे हैं 57.7, तो ये तो काफ़ी बड़ा हम देख पाएंगे कि यहाँ पर तो जो 10 लोग हैं उनको जितनी यहाँ पर टोटल सभी 50 में बट रहे हैं उससे ज़्यादा तो ये 10 लोग ऐसे ही कमा पा रहे हैं, राइट। तो ये है इनइक्वालिटी, ये है असमानता,
कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। अब इसको ख़त्म करने के लिए डिबेट्स हो रही हैं कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। डिबेट्स में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोबारा से टैक्स लेकर आया जाए। अब ये टैक्स वाला क्या पूरा का पूरा मामला है, कैसे कांग्रेस एक मैनिफेस्टो लेकर आती है, कैसे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो कांग्रेस के ऊपर अटैक करते हैं, कहते हैं ये वेल्थ टैक्स दोबारा ले आएंगे, वो सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल समझा चुकी हूँ। उस पर अब हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब हम सिर्फ सीधा समझेंगे कि ये वेल्थ टैक्स एक्चुअली में है क्या और या ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। डिबेट उठते ही एक बात उठती है, सभी लोग कहते हैं कि देखिए वेल्थ टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि जो इनकम टैक्स लगता है अभी इंडिया के अंदर वेल्थ टैक्स नहीं लगता है। ऑलरेडी ये 2015 में क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इनकम टैक्स लगता है। अब इनकम टैक्स हमने देखा था 100 ही रुपये हमारी वेल्थ के पास है पूरे इंडिया में आसान बनाने के लिए, और 100 ही रुपये यहाँ पर कमाई के हैं। इन 100 रुपये के ऊपर अब जिसके पास 40 रुपये थे उससे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है। आपके पास 40 रुपये हो चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रखिए। लेकिन अब जो ये 100 रुपये इनकम के होते थे, जिसमें से हम देखते हैं कि 22 रुपये कौन कमा रहा था, टॉप 1%। इसमें से हम देखते हैं 57 रुपये कौन ले रहा था, टॉप 10%, राइट। और इसमें से जो बॉटम यहाँ पर 50 लोग हैं या 50% लोग हैं, वो कितने ले रहे थे, 6.4 रुपीज़। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप गरीब हो अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी इनकम के ऊपर, जितनी आपकी इनकम है 22 रुपये है, तो अब हम आपकी इनकम का जितना भी हमें परसेंट लेना है, 5%, 10%, 30%, अब हम उसको लेंगे इनकम टैक्स के रूप में। ये कहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर जो गरीब है उससे भी इनकम टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि अगर उसकी इनकम टैक्स, हालांकि हमारे स्लैब बने हुए हैं, हम 1 लाख से कम वालों से 0 इनकम टैक्स ले रहे हैं, जो 5 लाख को प्लस कर रहे हैं, 5 लाख तक उनसे हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न ले रहे हैं, ITR ले रहे हैं कि एक बार भर दीजिए, हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किया जा रहा है। फिलहाल के लिए अब हमें समझ में आता है कि ये जो टॉप 1% है, ये इंडिया में एक साल में 53 लाख रुपए एवरेज कमा रहे हैं। अब ये 53 लाख रुपए जो एक साल में कमा रहे हैं, इनमें से एवरेज निकला है, यानी कि सभी के ऊपर ये लग गया है। यानी कि कोई ऐसा भी होगा जो यहाँ पर 2 करोड़ रुपए पर ईयर कमा रहा होगा, कोई ऐसा भी होगा जो 50 लाख कमा रहा है, कोई ऐसा होगा जो 30 लाख कमा रहा है पर ईयर के हिसाब से, यानी सबको मिला जुला के एवरेज इनका 55 लाख रुपए यहाँ पर बन जाता है। जो ये बॉटम 50% है, ये एक साल में केवल 70,000 रुपये ही कमा पाते हैं। तो अब आप सोचिए, एक तो असमानता इतनी है, दूसरा लोग कह रहे हैं कि वेल्थ टैक्स को दोबारा ले आइए। सब लोग कह रहे हैं, ये शायद सुन के अच्छा भी लगेगा कि वेल्थ टैक्स को दोबारा ले आओ, यानी जिसके पास अब पहले ही मान लीजिए 100 में से 60 यहाँ पर वेल्थ जा चुकी है, 65 जो वेल्थ है, अब इस पे आप टैक्स क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये भी तो उन्होंने इंडिया में रहकर ही कमाई है ना, उनके पास ऐसे तो नहीं था कि कहीं और से उनको आके मिल गई हो। क्योंकि वेल्थ टैक्स लेंगे तो कहा जा रहा है कि अमीरों से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा और जो गरीबों से टैक्स लिया जाता था, इनहेरेंट टैक्स जिसको बोलते थे कि आपको प्रॉपर्टी मिल रही है आपके पिता से, आपके दादा से, किसी से भी, अब उसको क्योंकि आपको ये मिली है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दो, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकॉर्ड रखा है, आपसे प्रॉपर्टी छीनी नहीं, आपके पास है। तो ये खैर बंद हो चुका है, 80-60s में पहले लगता था जब हम सोशलिस्ट होना चाहते थे। अब इससे नुकसान फिर से यही था कि गरीब हो अमीर हो सबको ये देना पड़ता है। लेकिन वेल्थ टैक्स क्योंकि जिसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेल्थ से ज़्यादा पैसा या धन हो जाती है तो उन्हीं को देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अब हम आते हैं कि ये सब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और अब तक हमें लग रहा है कि वेल्थ टैक्स तो ठीक है, दे देना चाहिए, अमीर लोगों से पैसा आएगा। अब पैसा जब आता है गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में, तो वो जाता कहाँ है, वो अलग अलग स्कीम्स में जाता है, राइट। वो हो सकता है कि यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर चला जाए, वो हो सकता है कि हाउसिंग के ऊपर चला जाए, लोगों को जो हाउसिंग दे रही है वो जाएगा आयुष्मान के ऊपर कि जहाँ पर लोगों को हेल्थ प्रोवाइड की जा रही है, लोन्स मिल रहे हैं, फिर वो जाएगा स्टार्टअप के लिए। यानी कहीं ना कहीं इन द फॉर्म ऑफ जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, जिसमें हमें आप आसपास स्कीम्स में देख पाते हैं, वो कहाँ से आता है, वो आता है डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, फिर कुछ पैसा गवर्नमेंट उधार भी लेती है कभी कभी किसी चीज़ को लेने के लिए, कभी वर्ल्ड बैंक से ले लेती है, कभी किसी दूसरे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जैसे वहाँ से ले लेती है। लेकिन ज़्यादातर ये पैसा खर्च होता है उन लोगों के ऊपर जो खुद से अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे, क्योंकि गरीबों के पास आपने देखा ना, राशन की जो ये स्कीम होती है,
पर मंथ लोगों को राशनिंग दी जाती है, पीडीएस जिसको बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, तो इसके अंदर भी उनको मिल रहा है। तो क्या वो उसके पैसे दे रहे हैं? मार्केट में उनका रेट है 100 रुपीज़ का और वो इसको लेके जा रही है 10 रुपये के अंदर, तो ये उनको बेनिफिट होता है। तो ये अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन यहीं पे ऑथर बोल रहे हैं कि इससे भी समाधान नहीं होगा। अब ये आता है एक ट्विस्ट। अब इस ट्विस्ट को समझने के लिए क्या समझे, ऑथर क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रशांत है वो कह रहे हैं कि हम जब इन आंकड़ों पे जाते हैं ना तो हमें असमानता बिल्कुल ठीक रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन जो यहाँ पर थॉमस पिकेटी है उन्होंने एक और चीज़ को सर्च किया है, उन्होंने एक और चीज़ को समझा है। वो क्या समझा है? वो कह रहे हैं कि जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो एक्चुअली में पीपल की इनकम के ऊपर लगता है, कमाई के ऊपर लगता है, जो कि रिग्रेसिव है। अब ये क्योंकि दबा रहा है लोगों को, और वेल्थ टैक्स जो मांगा जा रहा है रिच के लिए, ये अलार्मिंग है। क्यों अलार्मिंग है? क्योंकि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहा। देखिए जो इकोनॉमिक पाई की बात करें, मान लेते हैं हमने, ये हमारी अर्थव्यवस्था है, ये जो अर्थव्यवस्था है इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो इतनी असमानता आई है ना, ये पहले नहीं होती थी। यानी कि अब मैंने पहले ही बोला कि ब्रिटिश राज में भी इतनी नहीं होती थी, अमीर इतना बड़ा अमीर नहीं था, गरीब इतना गरीब नहीं होता था, बीच की खाई जो थी वो इतनी वाइड नहीं होती थी। तो ये जो असमानता, जो इनइक्वालिटी हमें दिखाई दे रही है वो आती है अभी, अब देखते हैं 1982 के आसपास में। तो 1982 से ये शुरुआत होती है इसकी। उस समय पे जो बॉटम 50% होते थे उनकी इनकम 23% तक चली गई थी, 23% तक वो रखते थे। लेकिन अब वो क्या हुआ, 23% से घट के कितने पे आ चुके हैं, हमें समझ में आता है 6.4% पे, तो बहुत नीचे वो आ चुके हैं ऑलरेडी। और जो यहाँ पर टॉप 10% थे उनकी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि उन लोगों की पहले कितनी होती थी, 30% ही होती थी, अब वो बढ़ के हो गई है यहाँ पर 57.7% 2022 तक अगर हम इसको देखेंगे। तो एक तरफ अमीरों की बढ़ रही है, गरीबों की जो इनकम कैपेसिटी है वो घट रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्या कहता है? पहली बात तो जो ये फॉल ऑफ द बॉटम हो रहा है ना, 50% के शेयर में कमी आ रही है, ठीक बात है, कमाई उनकी कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रियल इनकम भी कम हुई है। रियल इनकम क्या होती है कि आप पहले 1980 में कमा पा रहे थे 20 रुपये, अब वो अगर उसको हम बास्केट के हिसाब से यहाँ पर देखें कि उस समय पे जो आपकी परचेजिंग पावर कितनी थी, एक आपने टोकरी ली, उसमें आप 4 संतरे ले पा रहे हैं, फ्रूट्स ले पा रहे हैं, वेजिटेबल ले पा रहे हैं, ऑयल ले पा रहे हैं, फिर आप राइस ले पा रहे हैं, वीट ले पा रहे हैं, इन सबको आप ले पा रहे थे 10 रुपये के अंदर, ठीक है। अब आपकी इनकम बढ़ के हो गई है मान लीजिए 10,000 रुपये, क्योंकि पर मंथ की बात है, आप 10,000 नहीं 5 से 6,000 हम लेंगे, क्योंकि 70,000 रुपये एवरेज यहीं कमा रहे हैं। 5,000 रुपये में अब आपकी परचेजिंग पावर कितनी रही है? तो क्या आप 2,500 रुपये के अंदर जो पहले ये होती थी उसको कमा पा रहे हैं? शायद उससे ज़्यादा ही यहाँ पर आप खरीद पा रहे हैं, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है कि इनकम तो बढ़ी है, 20 रुपये जो जहाँ पे होती थी या 200 रुपये किसी की होती थी, 20 ही होगी, क्योंकि 200 तो 1982 में लाइक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनकी होती थी। तो 20, 30, 40 तक आप लगाइए, वो बढ़ के हो गई है 5 से 7,000 रुपये पर मंथ। अब ये हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये तो बढ़ी है इनकम बढ़ी है, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी ठीक हुई है। ऐसा नहीं है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल गिर ही गया है, बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो डाटा हमने लिया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब से, वो सजेस्ट कर रहा है कि टोटल रियल इनकम जो है बॉटम 50% की, वो 4 गुना बढ़ चुकी है 1991 से लेकर अगर हम 2022 तक जाएं तो। और उनका जो शेयर है टोटल नेशनल इनकम के अंदर वो ड्रॉप हुआ है, हालांकि क्योंकि पहले वो 23% तक ज़्यादा यहाँ पर शेयर करते थे टोटल नेशनल इनकम के अंदर, अब वो कितना हो गया, 15% हो गया। सेम ही समय में उनकी इनकम बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उनका शेयर घट रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि जो ट्रेंड है इनकम के शेयर में डिफरेंट ग्रुप का 1980 से जो बदला जा रहा है, यानी बॉटम 50% इंजॉय कर रहा है ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम को, उसी में क्या हो रहा है, ये हो रहा है मार्केट की वजह से। क्योंकि मार्केट क्या होती है ना, कि जो ये वेल्थ होता है इनइक्वालिटी, इसको आप होने से रोक ही नहीं सकते हो। कैसे नहीं रोक सकते हो? वेल्थ जो आपका धन की संपदा है जो इकट्ठी हो रही है,
अब ये मार्केट की वजह से हो रही है। मार्केट की वजह से क्यों हो रही है? कुछ लोग हैं जो सक्षम हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हम उनको बोल सकते हैं, ज़्यादा मेहनती बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो क्या करेंगे, जीरो पे आप शुरू कर दो 2 लोगों को इकट्ठा खड़ा करके। अब ये जो 2 लोग हैं, इनमें से एक लोग है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा इसने क्या कर लिया, मेहनत की है, इसने इन्वेस्टिंग सीख लिया, अब ये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है चीज़ों के अंदर, और इसी वजह से अब क्योंकि ये बेस्ट इन्वेस्टर है तो इसको क्या मिलेगा, मार्केट की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड में यहाँ पर उसकी जो वेल्थ है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, उसका पैसा जो होगा वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दूसरा जो इन्वेस्टर था वो इतना अच्छा इन्वेस्टर नहीं था, तो इसी वजह से इसके पैसे और जो वेल्थ है वो लॉस कर रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इनइक्वालिटी तो यहाँ पर वेल्थ के प्रोस्पेक्ट के अंदर तो रहेगी ही रहेगी। अब इसका कारण हमें समझ में आता है कि जो मार्केट है वो इस बात को इंश्योर करती है कि जो पैसा है, कैपिटल है, वो बेस्ट इन्वेस्टर के हाथ में ही रहे, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी बेस्ट वे पॉसिबल यहाँ पर यूज़ किए जा सके, ताकि एक बड़ा इकोनॉमिक पाई बन जाए। तो इकोनॉमिक पाई जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इतना हिस्सा है केवल 50% लोगों का, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितने का है, 10% का। ये हम मिडिल क्लास का भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा हमें दिखाई दे रहा है, राइट। और उसका कारण क्या है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेटजीज होती है, ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाते हैं। अब रिजल्ट क्या आना चाहिए, मान लीजिए आपने वेल्थ टैक्स लगा भी दिया। अब वेल्थ टैक्स अगर गवर्नमेंट यहाँ पर लगा देती है, ये एक बिल्कुल अपोजिट व्यू है जिसकी तरफ यहाँ पर कॉमन मासेस अभी जा रही हैं, उसका बिल्कुल विपरीत ये है। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड है। वेल्थ टैक्स अगर आपने लगा दिया तो अब उससे क्या होगा, कॉमन बिलीफ जो माना जाता है कि इन्वेस्टर एक्चुअली में अपनी जो वेल्थ है वो ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स होगा, जिस वजह से ज़्यादा पैसे उससे बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो असमानता है, ये जो गैप है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम 50% है उनको तो कोई वेल्थ टैक्स देना नहीं होगा या कम देना होगा। यहाँ पर जो अपर है उनका वेल्थ टैक्स अगर 40 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये वो दिखा देंगे। अब उनके पास वेल्थ कितनी रहेगी, 30 रहेगी। इनके पास वेल्थ कितनी थी, 6 थी। तो अब जो पहले ये इतना वाइड होता था अब ये इतना वाइड हो गया है, राइट, इतना रह गया है। तो ये क्या है कि असमानता कम होती दिखाई देगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट बाद में क्या पड़ रहा है, मान लीजिए किसी की वेल्थ यहाँ पर आपको देना पड़ रहा है, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो वेल्दी लोग होंगे वो क्या करेंगे, वर्कर्स और जो लैंड ओनर्स वगैरह उनको कम पैसे देंगे ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न है उसको रख सकें, राइट। अब उनके जो वर्कर्स है उनको कम पैसा मिलेगा तो डायरेक्टली जो ऑर्डिनरी वर्कर है उनको कम पैसा मिलेगा, उनको कम पैसा मिलेगा। तो जो जहाँ पर 5 से 7 हज़ार रुपये मंथली तक लास्ट में कमा पा रहे थे उनका शेयर और कम हो जाएगा, 4 हज़ार तक आ जाएगा। तो एट द एंड जो आप ये वेल्थ टैक्स रिच आदमी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट के सामने टर्न आउट होगा, और जो लोअर इनकम ग्रुप है उन्हीं के ऊपर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो अब करें क्या, सोल्यूशन क्या हो। वेल्थ टैक्स एक सोल्यूशन दिखाई दे रहा था, वो भी आपने नकार दिया है। अब इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि देखिए जो वेल्थ होती है ना टॉप 1% की, उसको कैपिटल एसेट की तरह देखना पड़ेगा। यानी जो सबसे अमीर आदमी है उनकी वेल्थ होती कहाँ पर है, क्या वो उसको सोना बनवा के अपने घर में रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो उनकी वेल्थ कहाँ पर दिखाई देती है, उनकी वेल्थ मिलती है कैपिटल एसेट के रूप में। एसेट क्या होते हैं, जो कि हमारे पास जिससे वेल्थ हम काउंट कर सकते हैं। अब इसमें एसेट में क्या होगा, उनके पास उनकी कोई बड़ी फैक्ट्री होती है, उनके पास उनकी कोई बड़ी कंपनी होती है, उन एसेट्स में उनके शेयर्स होते हैं, उनके पास एडवांस यहाँ पर मशीनरी होगी किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए। तो ये एट द एंड क्या कर रहे हैं, ये कंज्यूमर्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इनकरेक्ट बिलीव है कि पुअर जो है वो लो, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा जो लो हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जो कंज्यूमर गुड है, ज़्यादा जो उत्पादन और जो उपभोग कर लिया जा रहा है वो कर लिया जा रहा है रिच के द्वारा। नहीं, वो तो एक्चुअली में उत्पादन करने के लिए चीज़ों को बना रहे हैं। इनफैक्ट जो कैपिटल एसिस्ट हो तो यहाँ पर ओन की जाती है एक वेल्दी के द्वारा, वो मैसिवली इंक्रीज कर रही है प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर को, आउटपुट जो होता है कंज्यूमर गुड्स का उसको, सर्विसेज बढ़ा रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मासेस का उससे सही बात करें तो बढ़ रहा है। ओवरऑल हमें समझ में आता है कि वेल्थ टैक्स के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर वो हो सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर भी हो सकते हैं। तो जो पूरा अच्छा तरीका है जिस हिसाब से यहाँ पर इनइक्वालिटी को लड़ना चाहिए वो ये है कि गरीब आदमियों को टैक्स ना लगाकर उनको क्या करो, इकोनॉमिक फ्रीडम दे दो ताकि वो मार्केट के अंदर कम्पीट कर पाए, ताकि उनको शिक्षा अच्छी दे दो। अब किसी को समझ में आ रहा है कि इंडिया में न्यूरो सर्जन जो है वो ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है, मान लीजिए वो 30 लाख पर एनम पर कमा रहा है।
अब जो बॉटम डाउन का वो भी क्या करेंगे, सोचेंगे कि न्यूरोसर्जन बन जाना चाहिए ताकि हमारी हालत ठीक हो। लेकिन बीच में प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी कॉलेज की फीस, प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर कोर्सेज की फीस, प्रॉब्लम आएगी स्टडी या हेल्थ से रिलेटेड बाहर से रहने की, ये सारी चीज़ें। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पर टैक्स ना लगाते हुए जो ये इनको कंपटीशन का मौका है यहाँ पर वो दे दीजिए, उनके लिए उनकी फीस को फ्री कर दीजिए, उनको पढ़ने का मौका दीजिए, और फिर हम इस असमानता को कम होते हुए एक्चुअल सेंस में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए देख पाएंगे। और इससे फर्क क्या पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती ही जाएगी, वो भी इससे क्या नहीं होगी, डाउन नहीं होगी। तो काफ़ी डीप आर्टिकल था, इसी वजह से इस पर ज़्यादा समय देना पड़ा। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, आई होप बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। जितना सिंपल बना मैं सकती थी उतनी मैंने इसको कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी एक यूपीएससी स्प्रिंट नाम का चैनल है जहां पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको जो आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनके प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाते हैं, तो आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, जो आर्टिकल अभी आपने पढ़ा है, मान लीजिए मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, वेल्थ टैक्स से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ा है। अब इसी से रिलेटेड कोई प्रश्न भी पूछा गया होगा, क्वेश्चन भी पूछा गया होगा प्रीलिम्स के किसी साल के अंदर, मैं उसी सवाल को लेकर आऊँगी और आप लोगों के लिए उसी आर्टिकल के नीचे सवाल को पुट कर दूँगी। अब वो जो सवाल होगा वो होगा क्विज फॉर्म में, यानी आप उसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर गलत था या आपका आंसर ठीक था। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो अभी अभी आपने समझा है, क्या वो कितना आपको समझ में आया है, कितना आप समझ पाए हैं, प्रीवियस ईयर यूपीएससी के स्टैंडर्ड से आप समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं, उसको आप चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले आप हमेशा मेरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप ग्रुप पे जाएंगे और इसको आर्टिकल के साथ चेक कर पाएंगे कि हाँ हमने कितना समझा है। उसके बाद मेंस में भी सवाल आते हैं, तो मेंस में जो सवाल आते हैं वो भी मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर दे देती हूँ, सो दैट आपको पता चले कि हम इतना टाइम किसी आर्टिकल के ऊपर क्यों लगा रहे हैं। और इसको अगर आप आंसर करना चाहें आर्टिकल की मदद से तो लिख कर आंसर कर सकते हैं, मेरे पास भेज सकते हैं, लीव ए कमेंट का यहाँ पर ऑप्शन होता है, उससे मैं आपके आंसर्स को चेक भी कर सकती हूँ, वेरीफाई भी कर सकती हूँ, यानी आपको सपोर्ट पूरा यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा जो वीडियो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसका जो PDF है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको न्यूज़पेपर का PDF नहीं मिलेगा, जो वीडियो पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही PDF आपको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बात यहाँ पर छोटी सी है लेकिन समझेंगे थोड़ा सा गहनता के साथ में अच्छे से। तो GS पेपर 2 के अंदर अगेन हम इसको देख पाते हैं, गवर्नेंस के अंदर हम इसका एक बड़ी भूमिका जो है देख पाएंगे। यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है अपूर्वा के द्वारा, जो कि एक फाउंडर है, डायरेक्टर है एनिमल लॉ एंड पॉलिसी नेटवर्क की। तो ये कहती है एनिमल प्रोटेक्शन बिल दैट मस्ट बी मूव्ड इन जून। जून के अंदर क्या होने वाला है, हमें पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, सेकंड वन इज लोकसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट, राइट। सो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लोअर हाउस एंड अपर हाउस है इनके अंदर क्या होता है, इनका रिलेशन क्या है आप एक दूसरे के साथ में, ये अलग से इनकी क्या क्या पावर्स है, क्या कौन सी एक ऐसी पावर है जिसमें ज़्यादा पावर होती है। तो हम देख पाते हैं लोकसभा जनरली हैज़ मोर पावर्स एज कम्पेयर टू राज्यसभा, लेकिन कुछ जगहों पर राज्यसभा में भी ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू लोकसभा। वो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक या लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है वहाँ से आराम से आप इसको समझ पाएंगे क्या क्या पावर्स है। जैसे लोकसभा में हम क्या देखते हैं, मनी बिल्स के ऊपर आर्टिकल 113 के अंदर हम क्या देखते हैं, ज़्यादा पावर्स है लोकसभा के पास। अब हम देखते हैं कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा है इनके अंदर होते हैं पार्लियामेंट्री सेशन। पार्लियामेंट्री सेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें हम अलग अलग कानून बनाएंगे, क्योंकि है तो आखिर में ये लोग किस लिए, कानून बनाने के लिए, राइट। तो हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर सेशन होते हैं वो फिलहाल इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, जिसमें से पहला जो सेशन होता है साल की शुरुआत में वो होता है बजट सेशन, दूसरा होता है यहाँ पर मॉनसून सेशन, और थर्ड हम देख पाएंगे यहाँ पर विंटर सेशन को। तो ये जो 3 सेशन होते हैं, अब इसके अंदर बजट सेशन जो होगा वो कब हो जाएगा, मार्च अप्रैल के अंदर हम इसको देख पाएंगे। इसके बाद जो मॉनसून आता है वो होता है जून जुलाई एंड अगस्त तक का,
और जो विंटर होता है वो कब आता है, नवंबर दिसंबर 2 महीने तक का। तो ये पूरे के पूरे सेशन। अब जो हमारा पहला सेशन है अप्रैल वाला वो तो ऑलरेडी हो चुका है बजट सेशन। अब सेकेंड सेशन जो साल का आने वाला है वो आने वाला है जून का। तो इसीलिए कह रही है कि एक एनिमल प्रोटेक्शन बिल जो है वो जून के अंदर लाना चाहिए और उसको मूव भी कर दो, यानी उसको पास भी करो, उसके ऊपर डिबेट्स करो, उसको टेबल करो, देखी जाएगी किसी को पसंद आता है नहीं आता है, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर काम करती है। मेजोरिटी के साथ में कोई भी अलग अलग तरीके के बिल लाए जाते हैं, कोई होता है ऑर्डिनरी बिल, कोई होता है मनी बिल, कोई होता है फाइनेंस बिल। तो ये अलग अलग बिल है। ऑर्डिनरी बिल है तो उसके लिए किस तरीके से वो पास होगा, उसके लिए अलग क्राइटेरिया, उसमें मेजोरिटी जो चाहिए वो कितनी चाहिए, 50+1% की चाहिए, केवल जितने लोग हैं वो अटेंड कर रहे हैं उनमें से ही मेजोरिटी होनी चाहिए। फिर मनी बिल की हम बात करें तो यहाँ पर 2/3 लोग, जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की 542 में से 2/3 लोग वहाँ पर होने चाहिए। और उनमें से भी हम देख पाते हैं कि कैसे 50% से +1 लोग होने चाहिए और उनमें से 2/3 यहाँ पर क्या करें, वोट करें और पॉजिटिव वोट करें, तब जाके वो पास होगा। फिर कुछ होते हैं अमेंडमेंट बिल भी, जिसके अंदर हम देख पाते हैं आर्टिकल 368 के अंदर क्या होता है कि आपके अगर आप कुछ स्टेट वगैरह में अमेंडमेंट कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट, 50% जो स्टेट है उनकी पहले परमिशन चाहिए, उनको पहले आपकी तरफ होना चाहिए, तब आप जाके कोई बदलाव उस कैटेगरी में ला सकते हैं। कहाँ पर ला सकते हैं, शेड्यूल 7 के अंदर जो लिस्ट है हमारे पास 3 लिस्ट है। एक होती है यहाँ पर यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट। तो ये सब यहाँ का डाटा है। अब आपको बेसिक पता चल गया तो चलिए अब समझते हैं आर्टिकल को। देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फिलहाल अपनी एनिमल क्रुएलिटी कानूनों को, लॉस जो होते हैं, यानी क्रुएलिटी क्या होती है, किसी के प्रति आप हिंसा कर रहे हो, बहुत ख़राब व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, तो एनिमल्स यानी कि जानवरों के साथ में क्रुएलिटी के जो कानून है, अलग अलग कंट्रियाँ वर्ल्ड के अंदर अलग अलग पनिशमेंट उनको लेकर आ रही है, रिफॉर्म कर रही है, सुधार कर रही है। रिसेंटली हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रोएटिया का। ये एक ऐसी छोटी सी कंट्री है जिसके अंदर अभी बदलाव किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है क्रोएटियन पीनल कोड के अंदर, और उसमें हम देख पाते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई है, सख्त कानून लगाए गए हैं कि कोई भी अगर अपने जो डोमेस्टिक पेट्स हैं खास करके अगर उनको छोड़ देता है, अबेंडन कर देता है, तो उनको क्या मिलेगा, सजा यहाँ पर मिलेगी। अब ये उनका जो आने वाला है अप्रैल 2 से ही ये क्या हो गया था, फोर्स के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। इंडिया के अंदर क्या ऐसा कुछ है, तो इंडिया के अंदर यस वी हैव अ क्रुएलिटी अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960 हमारे पास है, लेकिन उसमें कुछ इनएडुकेसीज हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे एक ऐसे कम्युनिटी डॉग को मार दिया गया और उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं हुआ। फिर हम चलते हैं मुंबई के अंदर। मुंबई क्योंकि थोड़ा सा हमें एडवांस एरिया दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि अराउंड इसी टाइम में एक जय नाम का रेसिडेंस था जो एक हाउसिंग सोसाइटी में रहता था, और वहीं पे एक कम्युनिटी डॉग होता है, सभी का वो डॉग होता है राइट, उसको उसने मार दिया, किल कर दिया। अब उसके ऊपर भी यहाँ पर उसको पनिशमेंट इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई। ये जो मामला है ये क्यों आ गया, क्योंकि जय जो था वो एक डॉग जो था, उसके लिए जस्टिस फॉर जय का क्या हो गए, नारे चल पड़े यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर, प्रेयर मीट्स होने लगी, कैंडल लाइट्स वगैरह हमने देखा, और स्ट्रिक्टर एनिमल कानून लाने की एनिमल क्रुएलिटी के लिए मांग होने लगी। इसी वजह से मुद्दा जो है सामने आ गया और हमें समझ में आ गया। पनिशमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, PCA हमारे पास एक एक्ट है 1960 में, इसको हम देख पाते हैं। और इसके तहत यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक तो इसकी पुअर इन्फोर्समेंट इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम, अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो इसकी पेनल्टीज़ हैं, जो इसकी यहाँ पर हमें किसी चीज़ की सज़ा मिलती है वो भी काफ़ी मर्जर टाइप की दिखाई देती है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, बहुत मामूली सजाएं आपको मिलेंगी। तीसरा यहाँ पर क्या है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि उद्देश्य मेन यहाँ पर क्या है कि प्रिवेंट करना है क्रुएलिटी टू द एनिमल्स, एनिमल्स के खिलाफ में हमें जो क्रुएलिटी होती है उसको रोकना है। उसको भी ये एक्चुअली के अंदर क्या नहीं कर पा रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है इन दो कारणों की वजह से। पहले जो इसकी पेनल्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो जो सज़ा है वो काफ़ी कम है। अब जज जो होते हैं उनके पास यहाँ पर एक तो प्रोविज़न होता है कि या तो वो सज़ा दे दे, पनिशमेंट दे दे, या फिर वो फाइन लगा सकते हैं यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट की जगह। दूसरा ये हम फाइन ही देख पाते हैं। अब 1960 से ये जो है एक्ट PCA, अब ये अमेंडमेंट हुआ था 1960 में, उससे पहले जो एक्ट आया था वो था 1890 के अंदर। तो PCA 1890 हम देखेंगे तो वहाँ पर जो पेनल्टी थी वो 10 रुपये से लेकर यहाँ पर लगाई जा रही थी कि आपने किसी जानवर को परेशान किया तो 10 रुपये फाइन भर के जाओ। अब वो 130 साल हो चुके हैं,
अब उसको बढ़ाया ही नहीं है। अब किसी ने मान लीजिए किसी को परेशान कर दिया, किसी ने किसी जानवर को जान नहीं ली लेकिन उसको मारा पीटा बहुत, जिसकी किसी ने कंप्लेन कर दी, अब उसको गया तो जाकर 10 रुपये भर के वापस आ जाता है। तो अब तो उसको और खुला अधिकार मिल गया, बिल्कुल डर खत्म हो गया, अब तो मैं और पीटूंगा, राइट। ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, चेंज लेके आना होगा। इसी के रिगार्डिंग में फिलहाल क्या किया गया है कि नवंबर 2022 में ड्राफ्ट लेके आए हैं। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट होता है एक्चुअली में कोई चीज़ पहले बनी नहीं है लेकिन उससे पहले का पूरा प्रोसेस क्या है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये अमेंडमेंट बिल लाने की बात की गई थी 2022 में ड्राफ्ट की, जिसको पब्लिश किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा। और इन्होंने पब्लिक कमेंट के लिए इसको पब्लिश कर दिया कि पब्लिक अगर इसमें कुछ बदलाव चाहती है, कुछ कमेंट देना चाहती है तो वो दे दीजिए। अब वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट मिलता है ड्राफ्ट बिल को। तो 2022 में ये आया था लेकिन 2024 हो चुका है, अभी तक इसको टेबल्ड नहीं किया गया। टेबल्ड क्या मतलब है कि यहाँ पर टेबल होगा, ये लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर जिस भी हाउस में पहले होता है, फिर वहां पर वोटिंग होगी, फिर दूसरे हाउस के बाद इसके पास भेजा जाएगा, तभी तक ये बिल ही रहेगा। फिर यहाँ पर वोटिंग होगी और अगर मान लीजिए दोनों हाउस कहते हैं कि इसको पास कर दिया जाए, वोटिंग मेजोरिटी में आते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा साइन होने के लिए और फिर ये बिल बन जाता है एक्ट। अब इसके तहत यहाँ पर कानून काम करेगा। ये अभी तक नहीं किया गया है। अब इसमें सिग्निफिकेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम आ सकती है। जैसे पहले तो इसमें क्या कहा गया है कि 5 जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, ऐसे ही फंडामेंटल फ्रीडम राइट एनिमल्स को भी मिलेंगे, जानवरों को भी मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट के तहत उसको दिया जा सकता है। तो यानी कि पेनल्टीज जो होंगी, वो पनिशमेंट जो होंगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। मनी के जो अमाउंट होंगे जो फाइन की तरह दिए जाते हैं वो भी इसमें बढ़ा दिए जाएंगे। नई कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको मान लिया जाएगा कि FIR इसके खिलाफ की जा सकेगी। अभी ये जो है ये बेलेबल होता है लेकिन फिर इसको नॉन बेलेबल बनाने की कोशिश की जाएगी कि बेल ना भी मिले। खैर ये सब इसके अंदर इंक्लूड अभी किया गया है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि देखिए अभी जो है इसको जून के अंदर लेकर आना चाहिए। अभी आपने एक नई चीज़ सीख ली है, PCA को यहाँ पर समझ लिया है। अब अगर रिगार्डिंग आपसे एम्पैथी, एपैथी, इन सब से रिगार्डिंग अगर इथिक्स में भी कोई सवाल आता है GS पेपर 4 के अंदर, तो वहाँ पर भी आप इसका एज अ रेलिवेंस एग्जाम्पल दे सकते हो, जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये यहाँ पे सीखा है तो यहीं पे बस इस्तेमाल करो और GS पेपर 2 के अंदर इसको गवर्नेंस में इस्तेमाल करके निकल जाओ। नहीं, क्या करना है, अलग अलग पेपर में जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लगता है वहीं पर इसका यूज़ जो है वो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है डाटा, बजट एंड बिल्स पास विद लिटिल डिलिब्रेशन। तो डाटा यहाँ पर क्या बात कर रहा है, चलिए समझते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है अलग अलग बजट्स की, जो हमने अभी पहले समझे। कितनी अच्छी बात है ना कि जो आर्टिकल हम आज पढ़ रहे हैं उससे आगे वाला आर्टिकल उससे इंटरलिंक ही हो रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को समझाया, बजट सेशन आते हैं, पार्लियामेंट होते हैं, तो अब यहाँ पर उनको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डाटा लिया गया है। अब ये जो डाटा लिया गया है ये लिया गया है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एनालिसिस रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2023। इन्होंने रिपोर्ट एनालिसिस की है कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कैसे क्या क्या काम हो रहे हैं, किस किस बिहाफ पे काम हो रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि 2023 के अंदर 18 लाख करोड़ रुपए के बजट प्रेजेंट किए गए 10 स्टेट के द्वारा, जिसमें से 40% को विदाउट डिस्कशन पास कर दिया गया। अब ये बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि देखिए बजट जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके का उसका प्रोसेस है। बजट में मैंने आपको पहले ही बताया 2 तरीके के कानून होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल एक्ट यहाँ पर या फाइनेंशियल बिल, दूसरा होते हैं मनी बिल। अब ये जो मनी बिल होते हैं इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट इस पे साइन करने से मना कर ही नहीं सकता है, यानी कि उसको करना ही पड़ेगा, ना वो उसको रिटर्न कर सकते हैं ना ही वो उसको अपने पास रख सकते हैं। तो ये क्योंकि उसकी परमिशन से ही यहाँ पर हो पा रहा है। बजट जो होते हैं उसको कौन यहाँ पर प्रस्तुत करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे करेंगे। फाइनेंशियल बिल आते हैं आर्टिकल 117 के अंडर में, बजट मनी बिल आता है आर्टिकल 113 के अंदर में। फाइनेंस मिनिस्टर अगर यूनियन में है तो करेगा और स्टेट में भी होगा तो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं। अब इसके ऊपर होना चाहिए डिस्कशन, यानी कि आपने एक बजट बना दिया, बजट में आपने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होंगी आपकी, उनके लिए पैसा रख दिया है कि हमने देखा ना 18.5 लाख करोड़ रुपए के ये बजट थे। तो इसमें से सोचा होगा कि कुछ 30 करोड़ रुपए हम देंगे, मान लीजिए सैनिटेशन को, साफ सफाई का जो काम होता है पूरी स्टेट में हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पर 250 करोड़ रुपए दे दिए हैं हेल्थ को कि हमें कुछ हेल्थ में हॉस्पिटल वगैरह पे कुछ करवाना है। एजुकेशन को हमने दे दिया है फॉर एग्जांपल 300 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से चीज़ों को बांट दिया गया। फिर स्कीम्स में बांटा जाएगा, कौन सी स्कीम को कितने रुपए मिलेंगे, कौन से डिपार्टमेंट को कितने रुपए मिलेंगे, उनको क्या क्या काम करना है उसके अंदर, ऐसे सब चीज़ों को बांट दिया जाता है।
अब इसके ऊपर होती है डिस्कशन और वोटिंग। वोटिंग में क्या क्या हो सकता है, आप इस अमाउंट को कम करवा दीजिए, नलीफाई करवा दीजिए, बढ़वा सकते हैं इस अमाउंट को, ये सब करवाया जा सकता है वोटिंग पे। और डिस्कशन करना होता है, यानी कि लोगों को, फाइनेंस मिनिस्टर को बताना पड़ेगा कि देखिए मैं सरकार की तरफ से इतने पैसे मेरे पास थे, मैं उनको ऐसे ऐसे अलोकेट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बनती है बताना। अब दूसरे लोग इस पे क्या पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि मान लीजिए आपने जो 300 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं, किसको दिए हैं, एजुकेशन को, क्या इसमें एजुकेशन के अंदर क्या क्या जगह पे कितने होंगे। अब वो बताएंगे कि 50 करोड़ रुपए हमने स्कूल्स को दे दिए हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, इसमें से 10 करोड़ रुपए जा रहे हैं यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनकी फ्री के लिए, बुक्स वगैरह देने के लिए। हम देखते हैं इनमें से इतने रुपए यहाँ पे जा रहे, इतने यहाँ पे जा रहे, इतने यहाँ पे जा रहे। अब कोई डिस्कशन में क्या पूछ सकता है कि पहले का डाटा है आपके पास, क्या इतने रुपए जो है वो देने जरूरी है, इनका इस्तेमाल ठीक से होता है या फिर इससे ज़्यादा चाहिए होंगे, क्या आपने 2021-22 के डाटा को देखा है। तो इस तरीके से डिस्कशन होते हैं और आपको क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे गड़बड़ी के चांस खत्म हो जाते हैं। कोई बीच में जो करप्शन करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कम हो गए, नलीफाई कैटेगरी में हम उसको देख पाते हैं, ये हो जाता है। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, मान लीजिए डिस्कशन हो गया, इसको पास कर दिया गया। अब ये जो बजट होता है ये जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। अब ये कमेटी का काम क्या होता है, ये एक एक डिटेल में इसकी हर स्कीम, हर जगह, हर चीज़ को पढ़ती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देती है। अब कमिटीज होती हैं अलग अलग, हमें पता है। अब ये एक रिपोर्ट जो आती है उसकी ले जो किया जाता है वो भी हम देखते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर आता है। रिपोर्ट में सब कुछ होता है कि क्या चीज़ों में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये किस चीज़ के लिए है, स्क्रूटनी के लिए, नज़र रखने के लिए, सख्ती दिखाने के लिए, गड़बड़ ना हो जाए उस चीज़ के लिए। अब प्रॉब्लम यही है। अब आप इसका बेसिक कैरेक्टर समझ गए हैं, तो अब आप आ जाइए आर्टिकल के ऊपर। अब हम देखते हैं कि जो बजट है 10 का, उनमें बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया 10 स्टेट में। उसमें हम गुजरात को देखते हैं, हम देखते हैं 10% पार्ट था बजट का जो विदाउट डिस्कशन के किया गया, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में 85% ऐसा पार्ट था बजट का जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, यानी कि 85% में कुछ भी घोटाला गड़बड़ कुछ भी हो सकता है। 74% यहाँ पर वेस्ट बंगाल में था, 78% केरला के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ी बात है कि इतनी इकोनॉमिकली डेवलप स्टेट है, एजुकेशन का लेवल यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, वुमेन इक्वेलिटी सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ हर चीज़ है, लेकिन ये कैसे यहाँ पर छोड़ रहे हैं। फिर हम झारखंड में देखते हैं 75%, हिमाचल प्रदेश 60%। दूसरा चार्ट दिखा रहा है कि नंबर ऑफ सिटिंग और रिपोर्ट्स कितनी दी गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम था ना, जैसे ही वोटिंग हो जाए उसी के बाद उनको नज़र रखनी है, स्क्रूटनाइज करना है, डिटेल में जाके एक एक चीज़ को समझना है। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सीटिंग हुई है यहाँ पर किसी किसी स्टेट के अंदर 50 हो रही है, कहीं पे जैसे तमिलनाडु में 95% जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो लेबल की गई। फिर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 75, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट है जैसे एमपी के अंदर 9 ही सीटिंग हुई केवल, और उसी के अंदर क्या कर दिया गया, 8 रिपोर्ट भी यहाँ पर टेबल नहीं की गई। और महाराष्ट्र में तो कोई रिपोर्ट ही टेबल नहीं की जा रही है, केरला के अंदर बहुत कम है, गुजरात में कोई रिपोर्ट यहाँ पर टेबल नहीं की जा रही है। तो ये सब दिखा रहा है कि कितनी बड़ी गड़बड़ एक्चुअली में स्टेट लेजिस्लेचर में हो रही है। तीसरा है यहाँ पर कि कितना टाइम लिया गया कि बिल्स को पास करने के लिए। अब देखो, वैसे अगर आपको किसी चीज़ को बहुत डिटेल में समझना है तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट, डिस्कशन वगैरह करना है। अगर आप बहुत जल्दी कर रहे हो किसी चीज़ में तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि वहाँ पर उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किए गए, आपने हास्टेस के अंदर ऐसे ही बस किसी चीज़ को रफा दफा कर दिया है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पहले ही दिन बजट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया आंध्र प्रदेश में, उसी दिन उसको पास कर दिया। ऐसे फिर कुछ और स्टेट है जिसमें 2 से 5 दिन लगे, जैसे कि गुजरात के अंदर 2 से 5 दिन के अंदर बीच में इसको यहाँ पर हम देखते हैं पास किया गया। फिर हरियाणा के अंदर 2 से 5 दिनों के अंदर किया गया। कुछ स्टेट है जिन्होंने 5 दिन से ज़्यादा का समय लिया, तो वो कैसी थी, मेघालय को हम देख पाते हैं, केरला में हम देखते हैं 5 दिन से ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने समय लिया। तो इस प्रकार से ये सब हमें पता चल रहा है। कमी दिखाई दे रही है तो ऑब्वियसली अब इनके सोल्यूशन भी देखने पड़ेंगे। सोल्यूशन क्या होंगे, यही होंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम किया जाए, उसको ज़्यादा यहाँ पर हम बोले कि रिपोर्ट वो टाइमली सबमिट करवाएं। ऐसे कैसे कर सकती है कि रिपोर्ट ही नहीं दे रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 के अंदर भी हम देख पाएंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर इट्स एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और प्रीलिम्स के अंदर भी अगेन आर्ट एंड कल्चर में ही इसकी भूमिका जो है वो दिखाई दे रही है।
तो क्या यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है? आर्टिकल बात कर रहा है इन गोवा's capital a historical artifact is discovered inside a dug up pavement। देखिए गोवा के अंदर एक जो गोवा की कैपिटल है, क्या है गोवा की कैपिटल? पणजी। तो इसके अंदर हमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिला है जो कि बहुत पहले से दबा हुआ था। अब हिस्टोरियंस का बोलना है कि ये स्टोन के ऊपर कार्विंग की गई है। ये जो आदमी है इसकी बियर्ड है, ढाड़ी आप जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो है। इसमें हम देख पाते हैं कि पत्थर के ऊपर इनको बनाया गया, और ये बनाया जो गया है वो बना है पोर्तुगीज़ के रूल के समय में। पोर्तुगीज़ यानी कि पुर्तगाली जो होते थे वो हम देखते हैं कि 1498 के सबसे पहले इंडिया में आते हैं। इंडिया में भी आने के बाद हम देखते हैं कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाली थे, एक पोर्तुगीज़ थे। और उसके बाद आने के बाद में धीरे धीरे ट्रेड के लिए यहाँ पर एज ऑफ डिस्कवरी के बाद में यानी कि समुद्री रास्तों को ढूंढ कर यहाँ पर आ जाते हैं। धीरे धीरे पोर्तुगीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्या पुर्तगालियों से पहले इंडिया कभी किसी के साथ ट्रेड नहीं करता था? अरे पुर्तगाली तो आ रहे हैं 15वीं सदी में। इंडिया का ट्रेड चल रहा है 2500 साल पहले से। कब हड़प्पा सभ्यता भी हमारी ट्रेड कर रही थी, तो इनके समय में भी अरेबियन जो थे, अरब्स जो होते थे, वो एक्चुअली में इंडिया से ट्रेड करते थे। फ़र्क बस इतना था कि अरब्स जो थे वो लैंड के रास्ते से करते थे, ज़मीनी रास्तों से। और अरब्स का क्योंकि यहाँ पर तुर्की वाला जो एरिया है, कॉन्स्टेंटिनोपॉल जो, उस पर पूरा का पूरा यहाँ पर जोर था, तो इस वजह से यूरोपियन लैंड के थ्रू इंडिया में नहीं आ पा रहे थे। इन्होंने क्या किया, समुद्र के रास्ते से होते हुए इंडिया में पहुँच गए। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब दो चीज़ें, पहले पोर्तुगीज़ की यहाँ पर क्या थी, मोनोपोली थी, इसी वजह से अरब्स की मोनोपोली थी, तो इसी वजह से उनका क्या था, फ़ायदा ज़्यादा था। अब पोर्तुगीज़ आ गए हैं जो इनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनको इतना लंबा रूट लेके आना पड़ रहा है, तो इनके बीच में क्या होगी, हैसल होगी, लड़ाइयाँ होगी। ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाइयों के कुछ करते करते पोर्तुगीज़ जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिया में हो जाते हैं। अब उन्हीं के समय में वो 3 चीज़ों के लिए आते हैं। किस चीज़ के लिए? 3 Gs आप इसको याद कर सकते हैं। आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए मैं कहानियाँ आपको बता रही हूँ मॉडर्न इंडिया की, सो दैट आप इस आर्टिकल को भी याद रख पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए कि हाँ कुछ तो ऐसा डिस्कस हुआ था, अगर प्रॉब्लम्स में इससे रिलेटेड आ जाता है तो। 3 Gs क्या थी? 3 चीज़ें जो होती थी, एक G से बनता था गोल्ड, यानी गोल्ड के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी क्या थी? गोड, भगवान के लिए आ रहे हैं। और तीसरा था ग्लोरी। तो क्या उनके भगवान अच्छे नहीं होते थे, गॉड नहीं थे जो वो हमारे पास आ रहे? नहीं, ये गलत है। गॉड का यहाँ पर मतलब होता था मिशनरीज से रिलेटेड ही ये आर्टिकल है। मैं आपको आर्टिकल के ऊपर ले आई हूँ। मिशनरीज का क्या काम था? मिशनरीज का काम था कि हम जो क्रिश्चियनिटी है उसको जाकर दूसरे धर्मों से ज़्यादा सुपीरियर बनाएंगे या फैलाएंगे या लोगों को क्रिश्चियन बनाएंगे। बेसिकली उनका यही काम होता था। तो उन्हीं क्रिश्चियन में जो सेंट पॉल को मानते थे। सेंट पॉल कौन थे? सेंट पॉल यहाँ पर पश्चिम में यूरोप के अंदर जो शुरुआती क्रिश्चियंस होते थे उनके एक साधु थे। देखिए क्रिश्चियंस को भी पहले कोई बहुत अच्छा, यूरोप के अंदर भी ऐसा नहीं था कि सम्मान मिला हुआ होगा, नहीं। क्रिश्चियंस को भी क्या किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे उस समय पे बहुदेववाद होता था, उसी समय पे हम देख पाते हैं कि वहाँ पर उन लोगों को भी मारा जाता था। इवन क्रिश्चियन जो जूस थे वो ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट जो थे उनका भी आप लोगों ने देखा कि कैसे क्या हश्र हुआ। तो खैर उसके बाद में हम आगे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं कि पॉल की तरफ से जो ये पूरा का पूरा स्टोन मिला है ये किसी न किसी क्रिश्चियन जो मिशनरी है उन्हीं का मिला होगा। और ये पॉलिस्ट लगते हैं, पॉलिस्ट यानी कि सेंट पॉल के मानने वाले। तो ये इंडिया में आए और सर्टेनली अब ये क्या करना चाहते हैं, इनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक ये बजा रहे हैं, साथ में कोई एनिमल साथ में चल रहा है इनके यहाँ पर हमें दिखाई देते हुए। तो ये क्या कर रहे हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस के लिए यहाँ पर कैथोलिसिज्म को फैलाने का काम करें। तो देखिए चर्च होती थी कैथोलिक चर्च, यानी कि जो शुरुआती जो चर्च होती थी। फिर इसी समय पे हम देखते हैं यूरोप में अलग अलग चर्च आ गई। कैथोलिक चर्च के अंदर जब करप्शन आ जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्टिन लूथर आते हैं। मार्टिन लूथर लाकर यहाँ पर रिफॉर्मेशन लेकर आते हैं। रिफॉर्मेशन आने के बाद में वो क्या करते हैं, इन चर्च के खिलाफ में बोलते हैं, अलग अलग बाइबल को लोकल लैंग्वेज जो थी उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जिसके बाद में उनकी जो चर्च बनने लगती है, जो उनको सपोर्ट करने वाली है, वो होती है लुथेरियन चर्चेस। इसी तरीके से अलग अलग प्रोटेस्टेंट जो चर्चेस थी वो आनी शुरू हो जाती है। सो बहुत सारी चर्च थी, ये कहाँ से थे, कैथोलिक चर्च से थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको अभी स्टडी में ले लिया है, मिला है ये जो नवा गोवा पणजी जो नई कैपिटल बनाई गई थी पोर्तुगीज़ के द्वारा है यहाँ पर गोवा की, जिसको नवा गोवा या फिर पणजी भी बोला जाता है, वो वहीं से ये मिल रही है।
खैर आई होप अभी आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज DRDO सक्सेसफुली टेस्ट मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम। देखिए अब ये जो आर्टिकल है ना, ये प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे मेंस में ऐसा कुछ खास ना पूछा जाए क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं। इसी वजह से मैं PIB से भी आप लोगों के लिए प्रीलिम से रिलेटेड डाटा लेकर आ रही हूँ अभी कुछ दिनों से, कि जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि मैं उसको भी लेकर आऊँ। तो DRDO ने फिलहाल क्या किया है कि हमारी एक मिसाइल है जिसका नाम यहाँ पर है टॉर्पीडो। अब ये जो टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम है, इसको क्या किया है, टेस्ट किया है। इसका काम होगा कि ये हमारी नेवी की जो एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सके। सबसे पहले समझते हैं सबमरीन क्या होता है। सबमरीन यानी कि पांडुलिपि, जो पानी के अंदर रहकर गहराइयों से यहाँ पर जा सकती है, जिसके अंदर मिसाइल हम लगा सकते हैं, जो पानी के अंदर से ही कोई सामने सबमरीन आ रही है, कोई शिप आ रहा है, उसके ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। अब एंटी सबमरीन का क्या मतलब हुआ? एंटी सबमरीन का मतलब होता है सबमरीन के खिलाफ। हमारी सबमरीन में लगेगा, लेकिन कहाँ पे, या जो मिसाइल होगी उसमें ना लग के, हो सकता है शिप के ऊपर भी हमने लगा रखी हो, लेकिन इसको पता होगा कि कोई सबमरीन आ रही है सामने से जो हमें अटैक करने वाली है, उसको हम पहले ही अटैक करके क्या करें, खत्म कर दें। उसी के लिए बन रही है एंटीस्फेयर। तो टॉर्पीडो इसका नाम है, याद इसको जरूर रखिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इसको बनाने वाली है। ज़्यादातर डिफेंस का जो इक्विपमेंट होते हैं वो DRDO के द्वारा ये होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पीडो ये है, इससे पहले भी टॉर्पीडो एक आ चुकी है, उसी में कुछ एडवांस मॉडिफिकेशन किए गए हैं। रिलीज किया गया है ताकि नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। ये स्टेटमेंट जो है ये बताई गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। पूरा नाम जो इसका सिस्टम के अंदर जिसमें आता है वो आता है द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी कि स्मार्ट सिस्टम। क्यों, कैसे बनता है स्मार्ट सिस्टम हमारा? सुपरसोनिक, हम यहाँ से देख सकते हैं सुपरसोनिक, M से बनता है मिसाइल, A से हम देख पाएंगे यहाँ पर असिस्टेंट, एंड R से यहाँ पर होता है रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो का जो कि सुपरसोनिक एक मिसाइल है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट सिस्टम बोलते हैं, जो कि डिज़ाइन किया गया है और साथ ही में डेवलप किया गया है DRDO द्वारा, यानी इंडिजीनियस। अब आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछेंगे, ये हमने रशिया से लिया है स्मार्ट सिस्टम जो हमारा है। क्या ये अभी रशिया से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। DRDO ने इंडिजीनियसली खुद ब खुद ही इसको डिज़ाइन किया, खुद ब खुद ही इसको डेवलप किया। सारी चीज़ें यहाँ पर इसी के द्वारा की गई है। मिसाइल को हम देखेंगे कि लाइट वेज मिसाइल है जो टारगेट कर सकती है सबमरीन को 100 किलोमीटर अवे से ही वहाँ पर मार सकती है। और ये इसको हम कोस्ट से, यानी कि जो हमारा तट होता है वहाँ से भी इसको छोड़ सकते हैं, या चाहे तो हमारे जो वॉरशिप्स वगैरह हैं उससे भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। और खैर इसकी टेस्टिंग अभी हो गई है, बिल्कुल ठीक ठाक ये बनी है। हमारी खुशी की बात है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको प्रेज़ किया है, तारीफ़ की है कि सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जो है वो हो गया है, और अब से ये नेवी की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है व्हाई इज़ चाइना मोर इम्पोर्टेंट फॉर टेस्ला देन इंडिया। इंडिया के लिए, इंडिया से ज़्यादा टेस्ला के लिए चाइना इतना ज़रूरी क्यों है? कल परसों हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि कैसे एक हफ्ते पहले जब इंडिया में आना था, हमारे इंडिया को छोड़ के जो एलोन मस्क है वो क्या करते हैं, यहाँ पर तो नहीं आते इंडिया में, अपनी विजिट को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन चाइना में चले गए, वो भी सरप्राइज विजिट के ऊपर। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टेस्ला के लिए इंडिया से ज़्यादा चाइना? तो देखिए, कुछ हम बात करें तो सबसे पहली बात इसमें ये होती है कारणों को, कि चाइना जो है वो बैटरी प्रोडक्शन का किंग है। वर्ल्ड की जो 2/3 बैटरी जितनी बनाई जाती हैं, लिथियम आयन जो बैटरी होती है, जिनका इस्तेमाल यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर किया जाता है, वो बनती है चाइना के अंदर। इवन इलोन मस्क यहाँ पर रॉबिन जेंग के साथ मिलते हैं, जो कि चेयरमैन है चाइनीज़ बैटरी जायंट CATL के, जो कि 2/3 ऑफ ग्लोबल बैटरी प्रोडक्शन को यहाँ पर बनाती हैं और इवन सप्लाई करती है टेस्ला को भी, और जो अदर मेजर ऑटो मेकर हैं जैसे कि वॉल्क्सवैगन AG, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, इन सभी को क्या करती हैं, वो सपोर्ट करती हैं। दूसरा इसका कारण हम देख पाएंगे, जो कि है शंघाई गीगा फैक्ट्री। शंघाई के अंदर जब बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन की, तो चाइना ने यूरोप और USA दोनों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि चाइना इतना ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किए जा रहा है, बना रहा है। 2018 में EV मेजर ओपन करती हैं अपना बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन शंघाई के अंदर, और जब एक नई चाइनीज़ पॉलिसी अलाउ करती है कि फॉरेन कार मेकर भी यहाँ पर फुल्ली ऑन्ड सब्सिडीज कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी बना सकते हैं EVs को।
शंघाई का जो पावर प्लांट प्रोड्यूसर है वो 1 मिलियन यूनिट बनाता है टेस्ला की मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल, जो मॉडल नंबर 3 है, मॉडल वाई कार्स है उनको। तो काफ़ी ये बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा वो बना पा रहे हैं वहाँ पे। इंडिया की देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इंडिया में इतना ज़्यादा ईवी पुश था ही नहीं। चाइना को हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं हम तुम्हें, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया कह रहा है, हमारे जो नीति आयोग के भी यहाँ पर हेड होते थे वो भी कहते हैं 2018 में कि इंडिया में एक्चुअली में ईवी पॉलिसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब 2022 में हम इसको चेंज करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आती है कि इंडिया में बिगेस्ट डिमांड जो लिथियम आयन बैटरीज के लिए होती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नहीं होती है, रेदर देन फोन्स या लैपटॉप के लिए हो रही है। तो अभी हम अगर चाहें तो हमारी जो इंडिया में 1 गीगावाट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हो रही है उसको बढ़ाकर 4.5 गीगावाट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर बना सकते हैं। 2030 तक हमारी जो बैटरी की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, 13% तक बढ़ जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। पहले हम क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रेट लगाते थे, 10%, 15%, यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी होती थी। टेस्ला के लिए तो हम जिद पे अड़े हुए थे कि 100% ही लेंगे, जितनी की कार है उतनी हमें ड्यूटी दो और फिर उसके बाद बेचो। लेकिन अब हमने उसको रिवाइज कर दिया है और टेस्ला को बोला है कि ठीक है आप आ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि आपको इंडिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी पड़ेगी और उसमें आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहीं पे गाड़ियाँ बनेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से समुद्र में गाड़ियों को लोड कर रहे हो और फिर यहाँ पर भेज रहे हो शिप के थ्रू। नो नो नो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुड बी इन इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होगी वो इंडिया में होगी, जिसके ऊपर हम देखते हैं 4150 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर खर्च आने वाला है, जो कि अगेन इंडिया के अंदर पैसा भी बना, बिल्डिंग भी बन रही है, साथ में इंडिया के ही ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पर एज ए लेबर की तरह काम भी करेंगे। तो ओवरऑल इंडिया के लिए ठीक है, फायदेमंद है, क्योंकि हमारे ही कस्टमर आपको पैसा भी दे रहे हैं, राइट, हम ही उसको खरीद रहे हैं, उसका पैसा अमेरिका में जा रहा है। तो ठीक ठाक ये लग रहा है। अभी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो चाइना की बहुत बड़ी डोमिनेंस है ईवी की सप्लाई चेन के ऊपर, लेकिन अभी कुछ सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से यूरोप और यूएस जो है वो एक्चुअली में थोड़ा सा अवसर इंडिया को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अक्टूबर में एंटी सब्सिडी एक लॉन्च की है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि सब्सिडी ये लोग बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इसी वजह से हम इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल को नहीं ले रहे, राइट। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन फाइंड की गई है, कमीशन बिठाया जा रहा है फिलहाल, ईवी के यूरोपियन यूनियन ने ठीक किया या नहीं किया है। लेकिन मीनवाइल बात यही है कि फ़िलहाल के लिए जो ये चाइना की, इवन यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, गीना रेमोंडा उनका नाम है, उन्होंने भी ऐसे वार्न किया है कि चाइनीज़ की जो ईवी है वो थ्रेट है यूएस के कार मेकर्स के लिए। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस गैप को फिल कर सकता है। अब चाइना नहीं तो कौन आएगा। तो खैर ये हमारे लिए एक बात है। फिलहाल यहीं पे हम अपने न्यूज़पेपर को ख़त्म कर दे रहे हैं। अभी तक जो भी मेरे साथ बना हुआ है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, और मुझे हौसला दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट दीजिए। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से सुबह 5 बजे आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।